क्या आपको यकीन है कि यह वाकई काम करेगा? अथर्व ने अपने कमरे में वापस आते ही सिस्टम स्पिरिट गोलेम से यह सवाल पूछा। मैंने आपको इससे पहले कभी गलत जानकारी कब दी है? सिस्टम स्पिरिट गोलेम ने पलटकर सवाल किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर अथर्व को घूरना शुरू किया, अथर्व के चेहरे के हाव भाव देखकर वह घबराकर खांसने लगा। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी हो, लेकिन मैं हमेशा सटीक रहा हूं। मेरा विश्वास करो, इस बार यह सच है। अगर आपको संदेह है तो आप पहले नाइट के उपकरण का उपयोग करके देख सकते हैं। आखिरकार वह आपकी टीम का कोई महत्वपूर्ण सदस्य नहीं है, इसलिए अगर उपकरणों को कभी कोई नुकसान होता है तो आपको उतना दर्द महसूस नहीं होगा। सिस्टम स्पिरिट ने घबराहट भरी मुस्कान के साथ समझाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा अथर्व को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व ने पहले ही योजना पर आगे बढ़ने का मन बना लिया था। सिस्टम मिलने के बाद से अथर्व उन विभिन्न चीजों को देखकर हैरान रह गया था जो इसने उसे बताई थी। इसलिए पहले की तरह इस बार भी वह व्यवस्था पर भरोसा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्टेटस टैब। नाम अथर्व गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 28। स्तर 2 मध्य। अगले स्तर तक का अनुभव 8265/7 लाख। गुण शक्ति 104, चपलता 55, सहन शक्ति 65, मानसिकता 14-2 लाख, माना 5000/5000। संबंध पृथ्वी उच्च जोड़ अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 21। सिस्टम अंक 250-056। अथर्व ने तुरंत अपना स्टेटस टैब खोलकर अपने सभी आंकड़े देखे और यह सुनिश्चित किया कि वह बेहतरीन स्थिति में है। वह इस समय कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने सावधानीपूर्वक 5 मृत भेड़ियों के शवों को जमीन पर व्यवस्थित किया, जिनमें से एक अल्फा भेड़िया था जो उपकरण सेट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। अथर्व ने भेड़ियों के शवों को कुशलतापूर्वक संभालने का पूरा ध्यान रखा। उसने एकदम सही शरीर और कम से कम चोटों वाले भेड़ियों का चयन किया था, क्योंकि जब सिस्टम किसी भी चीज को अस्वीकार कर देता था तो वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने शूरवीर का कोट और खंजर शवों के बगल में रखे और फिर उन पर अपने हाथ रख दिए। जैसे ही उसके हाथ स्पर्श में आए, सिस्टम स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। शिल्प निर्माण के लिए आवश्यक सभी संसाधन एकत्रित कर लिए गए हैं। ग्रेटर देन पीक टियर 3 स्पिरिट आर्मर और वेपन सेट लेस देन। लागत 5000 सिस्टम पॉइंट्स। हाँ ना। अथर्व ने प्रस्ताव स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की। वह रसातल लोक में रहने के दौरान से ही वास्तविक कीमत से अवगत था। विकल्प देखते ही उसने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया, और जैसे ही उसने स्वीकार किया, उसकी छाती से एक चकाचौंध कर देने वाली दूधिया रोशनी निकली, जिससे उसे अपना चेहरा हाथ से ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उसने थोड़ा सा हाथ उठाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने एक चकाचौंध कर देने वाली दूधिया सफेद रोशनी चमक उठी, और वह चकाचौंध भरी रोशनी को दरकिनार करते हुए ये देख सका कि वास्तव में अंदर क्या हो रहा था। मेंटल स्टैट्स एट्रीब्यूट के जागृत होने के बाद से उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सफेद रोशनी के भीतर एक धुंधली छोटी आकृति दिखाई दे रही थी जो मानव जैसी लग रही थी। वह एक विशाल हथौड़ा चला रही थी और लगन से दोनों खंजरों पर प्रहार कर रही थी। कुछ ही समय बाद उस आकृति ने अथर्व की छाती से निकल रही सफेद रोशनी की ओर अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही दूधिया प्रकाश का एक हिस्सा संकुचित हुआ, छाया तत्व ऊर्जा से भरा एक काला क्रिस्टल बना और प्रकाश के भीतर मौजूद आकृति की ओर उड़ गया। उस आकृति ने बड़ी सहजता से भेड़ियों के दांत निकाले और मूल खंजर को पिघलाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नई सामग्रियां शामिल की और यहां तक कि ढलाई की प्रक्रिया में भी बदलाव किया। अथर्व का मुंह विस्मय से खुला रह गया जब उसने उस दूधिया आकृति को 2 खंजरों को एक बिल्कुल नए हथियार में बदलते हुए देखा। इसके बाद वह आकृति लबादे और नए कवच की प्रक्रिया की ओर बढ़ी। दोहरी कटार से निपटने के बाद वह कवच के मूल के रूप में टियर 4 अल्फा वुल्फ पावर क्रिस्टल का उपयोग कर रहा था। अथर्व को इस बात का पता नहीं था कि उसने सृजन प्रक्रिया को टकटकी लगाकर देखते हुए वहां 24 घंटे और बिता दिए थे। यह अनुभव ज्ञानवर्धक, थकाने वाला, व्यसनकारी और परिपूर्ण था। जब उस आकृति ने हथियार और कवच को ठंडा करने का काम पूरा कर लिया, तो उसने नवनिर्मित स्पिरिट उपकरण सेट को अथर्व की ओर फेंक दिया। जैसे ही अथर्व ने उन्हें अपनी माना शक्ति से पकड़ने की तैयारी की, उसे सिस्टम स्पिरिट से एक चेतावनी सुनाई दी। अगर आप नहीं चाहते कि वह स्पिरिट इक्विपमेंट सेट आपसे जुड़ जाए, तो बेहतर होगा कि आप अपनी माना शक्ति वापस ले लें, सिस्टम स्पिरिट ने चेतावनी दी।
फिर अथर्व को याद आया कि जो पहला व्यक्ति किसी नवनिर्मित स्पिरिट आर्मर में अपनी माना शक्ति डालता है, वही उसका मालिक और स्वामी बन जाता है। अथर्व ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कोसना शुरू कर दिया। यदि कोई और व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है तो स्वामित्व रद्द होने से पहले उसे 1 महीने से अधिक समय तक आध्यात्मिक उपकरण पहनना होगा। धिक्कार है, अथर्व ने बुदबुदाया जब सेट उससे टकराया, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। उसे मिली नई ताकत उसके काम आई। चलिए इस बच्चे को देख लेते हैं। जैसे ही वह नए बने उपकरण की जांच करने वाला था, उसने देखा कि प्रकाश धीरे धीरे गायब हो रहा है। वह कौन था? अथर्व ने पूछा। हैरानी से वह समझ गया था कि शिल्पकारी की प्रक्रिया में कोई न कोई शामिल था। खैर, चूंकि सिस्टम के पास स्रोत ऊर्जा तक पहुंच है, इसलिए हर बार जब आप अपने सिस्टम पॉइंट्स खर्च करते हैं तो यह आपको समान अनुपात की कोई चीज बनाने में मदद करता है। इस मामले में इसने आपको एक प्रसिद्ध शिल्पकार ग्रैंडमास्टर बोने का एक दृश्य क्लोन बनाने में मदद की, सिस्टम की आत्मा ने समझाया। अथर्व की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या मतलब, सिस्टम ऐसा कर सकता है? आत्मा ने झुंझलाहट भरी आह भरी। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गोलेमों को ये कौशल कहाँ से मिले? इन्हें तो दूसरे लोगों ने भी पहले ही इजाद कर लिया है। तुम्हारे गोलेमों को बस एक निश्चित शर्त पूरी करनी होती है और वे भी वही कौशल हासिल कर सकते हैं। सिस्टम स्रोत ऊर्जा तक अपनी पहुंच का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से उनके कौशल से मेल खाने वाले कौशल को पुनः उत्पन्न करता है। इतना कहकर सिस्टम की आत्मा ने अपनी व्याख्या समाप्त कर दी और उसके भाव से यह स्पष्ट हो गया कि उसका आगे विस्तार से बताने का कोई इरादा नहीं है। अथर्व ने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए उपकरणों के सेट को छुआ। उसे लगा कि इसमें एक शक्तिशाली भेड़िए का सार और स्वयं परछाइयों का अगोचर आकर्षण समाहित है। इस सेट में शामिल मुख्य हथियार खंजर थे, जिन्हें अत्यंत सटीकता के साथ बनाया गया था। प्रत्येक ब्लेड किसी शांत झील पर चांदनी की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे बेहतरीन स्टील से गढ़े गए हों और तेज और घातक प्रहारों के लिए कुशलतापूर्वक संतुलित किए गए हों। उनकी नई आबनूस की मूठों में शुद्ध ऑब्सीडियन के टुकड़े जड़े हुए थे, जो ब्लेडों को एक अलौकिक चमक प्रदान करते थे, जो इसे चलाने वाले जादूगर और परछाइयों के बीच संबंध का प्रतीक था। भेड़ियों के झुंड के शब्द से निर्मित ये कवच आदिम शक्ति और लचीलेपन की भावना को दर्शाता था। चिकने गहरे भूरे रंग के फर ने प्राकृतिक छलावरण और शोर कम करने की क्षमता प्रदान की, जिससे योद्धा को छाया में चुपके से चलने में मदद मिली। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने भेड़िए की खाल को बड़ी सावधानी से एक साथ सिल दिया हो, ये सुनिश्चित करते हुए कि कवच सुरक्षा और लचीलापन दोनों प्रदान करे। जादुई चमड़े से मजबूत बनाया गया ये कवच अधिकांश पारंपरिक हमलों के खिलाफ अभेद्य प्रतीत होता था, लेकिन इस सेट को असल में जीवंत बनाने वाली चीज थी छाया का आवरण। अब बेहतरीन रेशम से निर्मित, दुर्लभ, चांदनी रात में चमकने वाले मकड़ी के रेशम से बुना हुआ और इसके पीछे प्राचीन छाया जादू के प्रतीकों से अभिमंत्रित ये लबादा कवच के पीछे लगा दिया गया था। इसका काला कपड़ा मानो प्रकाश को सोख लेता था, मानो अपने आसपास के अंधेरे में विलीन हो जाता हो। आदेश देने पर यह लबादा अपना रूप बदल सकता था, जिससे पहनने वाले के चारों ओर छाया की अतिरिक्त परतें बन जाती थीं, जिससे उन्हें बेहतर छलावरण और अपने परिवेश में सहजता से घुल-मिल जाने की क्षमता मिलती थी। यह अपने पिछले स्वरूप से एक बहुत बड़ा विकास था। इस दुर्जेय सेट के टुकड़े सुंदरता, रहस्य और घातक कार्यक्षमता का संयोजन थे, जो छाया की शक्तियों का उपयोग करने में जादूगर की निपुणता का प्रतीक थे। ये स्पष्ट था कि उपकरणों का ये सेट शूरवीरों या अन्य छाया तत्व जादूगरों के लिए तैयार किया गया था। जो कोई भी छाया तत्व का नहीं होगा, वह इसके साथ जुड़कर इसकी क्षमता को बर्बाद कर रहा होगा, क्योंकि वे इसकी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे नाइट की शैली के अनुरूप ही बनाया गया था? अथर्व ने जोर से सोचते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम की आत्मा पर सवाल उठाया। सिस्टम की आत्मा ने हल्की सी हंसी हंसी। novelfire.com पर और भी रोमांचक कहानियों का आनंद लें। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपने इसकी कीमत स्वीकार की तो आपके विचार नाइट पर केंद्रित थे। ग्रैंडमास्टर के विचार आपके विचारों से जुड़े हुए हैं, जिससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि नाइट किस प्रकार का व्यक्ति है और वास्तव में उसकी युद्ध शक्ति को क्या बढ़ा सकता है। तो उसने उसी पर सुधार किया, साथ ही आपके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के तत्वों को भी शामिल किया। आपको सिस्टम द्वारा चुने गए क्लोनों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। सिस्टम की आत्मा अपने कोने से बेफिक्र अंदाज में बोल रही थी और दिलचस्पी से सेट का अवलोकन कर रही थी। शैडोफैंग आर्मामेंट पीक टियर 3 स्पिरिट इक्विपमेंट सेट शैडोज एम्ब्रेस। शैडोफैंग आर्मामेंट पीक टियर 3 स्पिरिट इक्विपमेंट सेट शैडोज एम्ब्रेस।
दोहरी शैडोफैन कटार उच्च स्तर के तृतीय श्रेणी के उपकरणों या जीवों पर किए गए सभी हमलों में 20% अतिरिक्त क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। सभी छाया तत्व हमलों में 30% की वृद्धि करता है। पावर जोड़ 5-0, चपलता जोड़ 8-0। वुल्फ शैडो आर्मर पीक टियर 3 से नीचे के सभी हमले पहनने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। माना पुनर्जनन को दोगुना बढ़ाता है। माना जोड़ 100, चपलता जोड़ 30। बेहतर गोपनीयता के लिए प्राकृतिक छलावरण और शोर कम करने की सुविधा प्रदान करता है। अग्नि पृथ्वी और छाया तत्व के जादू के प्रति प्रतिरोधी, जिससे उनकी प्रभावशीलता आधी हो जाती है केवल पीक टियर 3 दायरे से नीचे। नाइटवुल्फ का छातानुमा लबादा ये पहनने वाले के परछाइयों से जुड़ाव को बढ़ाता है, जिससे अंधेरे वातावरण में सहजता से घुल-मिल जाना संभव होता है। बेहतर छलावरण के लिए छाया की अतिरिक्त परतें प्रदान करता है। सक्रिय होने पर विरोधियों को भ्रमित करने का मौका प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता को निशाना बनाना कठिन हो जाता है। छाया में घिरे होने पर यह थोड़े समय के लिए अदृश्यता प्रदान करता है, जिससे पहनने वाले को हमलों से आसानी से बचने में मदद मिलती है। यह अंधकार पर आधारित जादुई हमलों से मामूली सुरक्षा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि कवच, खंजर और लबादा सामूहिक रूप से शैडोफैंग आर्मामेंट स्पिरिट इक्विपमेंट सेट का हिस्सा हैं। अपने द्वारा बनाए गए नए कवच के विस्तृत और व्यापक आंकड़ों को देखकर अथर्व विस्मय से भर गया। उसे पूरा यकीन था कि जो भी योद्धा इस स्पिरिट इक्विपमेंट सेट को पहनेगा, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएगा, लगभग एक अतिशक्तिशाली चरित्र की तरह, सिर्फ स्पिरिट इक्विपमेंट सेट से मिलने वाले अतिरिक्त बुनियादी गुणों के कारण। novelfire.com पर अपनी यात्रा जारी रखें। इसके अलावा कोई भी चीज अथर्व का मन नहीं बदल सकती थी। वह जानता था कि उसका सैलामेंडर कवच सेट सर्वश्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि उसने केवल दूसरे शिल्पकार की खामियों को दूर करने और सैलाम कवच को अपने चरम पर पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि उनका मानना था कि यह बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने किसी को भी अपने जैसा संपूर्ण आध्यात्मिक उपकरण सेट पहने हुए नहीं देखा था। लेकिन सिस्टम द्वारा विशेष रूप से नाइट के लिए तैयार किए गए आध्यात्मिक उपकरणों ने अथर्व को ईर्ष्या से भर दिया। ये बेहद शक्तिशाली था, फिर भी इसे पहनने वाले के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। अगर मौका मिलता तो अथर्व नए पूरे उपकरण सेट को अपने लिए लेने में जरा भी संकोच नहीं करता, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह उसके लिए केवल व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके पास छाया तत्व भी नहीं था। मुझे कहना पड़ेगा, ग्रैंडमास्टर के विजुअल क्लोन ने वाकई कमाल कर दिया। अगर मैं सभी बेहतरीन निम्न स्तरीय स्पिरिट उपकरणों पर विचार करूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि यह शैडोफैंग आर्मामेंट आसानी से शीर्ष 30 में शामिल होगा, सिस्टम स्पिरिट ने प्रशंसा करते हुए कहा। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब समय आ गया है कि इसे इसके असली मालिक को सौंप दिया जाए और देखा जाए कि वह इसके साथ कितना अच्छा तालमेल बिठा पाता है। अथर्व ने कहा, जैसे ही उसने आखिरकार सेट को उठाया और उन्हें बाहर ले जाने लगा। उसने उन्हें अपने स्पेस रिंग में संग्रहित न करने का विकल्प चुना, क्योंकि स्पेस रिंग उसके माना से पंजीकृत होने के कारण वे उससे बंध जाते। इसलिए उन्हें अंगूठी में रखने का मतलब होगा कि इस प्रक्रिया में कवच सेट को उसकी माना शक्ति के साथ आत्मसात करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच समूह ने अपने सामान्य मैदान में फिर से मिलकर अभ्यास सत्र शुरू किया। वे अथर्व के कमरे की ओर उत्सुकता भरी निगाहें डालने से खुद को रोक नहीं पाए। कल उसके वापस अंदर जाने के बाद से उन्हें लगातार हथौड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे कुछ चिंता पैदा हो गई थी। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने अथर्व के परेशान न करें के संकेत का सम्मान किया, क्योंकि वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर चर्चा करने और वाद विवाद में शामिल होने पर ध्यान केंद्रित किया। अगाध क्षेत्र ने पूरे समूह के लिए जीवन और मृत्यु की रोमांचक लड़ाइयां प्रदान की थीं, लेकिन अब वे उस भूख को मुश्किल से ही संतुष्ट कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने कौशल में सुधार की उम्मीद में अभ्यास के माध्यम से युद्ध की अपनी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। आज तो मिस्टर सेवन भी नहीं है, लगता है आज का दिन उबाऊ ही होगा, आथा ने शिकायत की। निराश होकर उसने महसूस किया कि सेंटोर राजकुमार भी प्रशिक्षण के लिए नहीं आया था। जब वह बड़बड़ा रहा था, तब बाकी के क्रू मेंबर अथर्व से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे, जो उपकरणों का एक सेट लेकर उनकी ओर आ रहा था। चूंकि आथा की पीठ अथर्व की ओर थी, इसलिए वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे अभी तक नहीं देखा था। अगर उसने देख लिया होता तो वह बेसब्री से अथर्व पर झपट पड़ता। तेज आवाज के साथ अथर्व ने नाइट के पास जाकर पूरा सेट उसके सामने गिरा दिया, जिससे नाइट चौंक गया।
नाइट ने अथर्व को घूर कर देखा, जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। उसे याद आया कि अथर्व ने एक दिन पहले उसका हथियार और लबादा ले लिया था। हालांकि चूंकि अथर्व नेता था, इसलिए नाइट ने उससे सवाल नहीं किया, यह मानते हुए कि अथर्व के कार्यों के पीछे कोई अच्छा कारण जरूर होगा। आखिरकार अथर्व ने हमेशा ये सुनिश्चित किया था कि उनके पास उपकरणों की कभी कमी न हो। अरे वाह अथर्व, आखिरकार तुम हमारे साथ शामिल होने के लिए आ ही गए। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। अथर्व की उपस्थिति को देखते हुए आथ ने उत्साहपूर्वक कहा। उसने अथर्व पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी ही गर्दन पर एक ठंडी तलवार का स्पर्श महसूस हुआ। वह रुका और देखने लगा। टाइटन हमेशा की तरह भावहीन चेहरे के साथ था। अब जब उसका दाहिना हाथ ठीक हो चुका था और बिल्कुल नया जैसा दिख रहा था, तो टाइटन ने हस्तक्षेप किया, जिससे आथ ने अथर्व पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह घबराकर हंसने लगा। आथा को ये बात स्पष्ट हो गई कि अथर्व ने शुरू से ही उसे गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वह अभी भी नाइट पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए था। इन हरकतों के कारण बेफिक्र रहने वाले अविनाश और नाइट की सबसे अच्छी दोस्त अवनी को भी स्थिति को गंभीरता से लेना पड़ा। खुद को भाग्यशाली समझो नन्हे उपद्रवी। अब अपनी माना शक्ति को कवच और हथियार सेट में प्रवाहित करो और इसे तुम्हें अपना नया स्वामी मानने दो, अथर्व ने निर्देश दिया, जमीन पर पड़े उपकरण की ओर इशारा करते हुए। अथर्व के शब्दों ने अखाड़े में मौजूद सभी लोगों को उत्सुकता से उपकरणों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही अथर्व की बातें समझ में आईं, दूसरों को यह एहसास हुआ कि उनका अच्छा भाई नाइट एक आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करने वाला था, क्योंकि केवल आध्यात्मिक उपकरण को ही मान्यता के लिए गुरु के माना की आवश्यकता होती थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, नाइट ने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। उसे तो ये भी शक था कि अथर्व ने किसी की नजरों के सामने भेड़िए का शव, अपने पुराने हथियार और लबादा सिर्फ इसलिए बेच दिया ताकि उसे नए उपकरण मिल सकें। नाइट ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सामने रखा कवच आत्मा कवच का एक पूरा सेट था। उसने तो बस यही सोचा था कि यह एक साधारण कवच है। हालांकि अथर्व नाइट के मन में चल रहे विचारों का पहले से ही अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसने कुछ भी समझाने या स्पष्ट करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसके साथ जुड़ने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। अथर्व का मानना था कि उनकी कल्पनाएं जितनी अधिक बेकाबू होंगी, उसके लिए पर्दे के पीछे रहकर उनका समर्थन करना उतना ही बेहतर होगा। तो बताओ अथर्व, तुम किसी की नजर में आए बिना चोटी से चुपके से कब निकल पाए और इतना अद्भुत कवच कैसे ढूंढ पाए? नाइट ने उत्सुकतावश पूछा। बस करो सवाल, अब अपनी माना शक्ति को इससे जोड़ो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने बहुत देर की तो मैं तुम्हारी जगह समूह में एक नया शैडो मेज लाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा, अथर्व ने सख्ती से जवाब दिया। इससे नाइट का चेहरा भय से विकृत हो गया। नाइट ने खुद से वादा किया कि वह इस अवसर को नहीं चूकेगा। कृतज्ञता और अपनी स्थिति खोने के भय दोनों से प्रेरित होकर उसने तुरंत अपनी माना शक्ति को कवच में भेज नाइट के हाथ से निकलने वाली माना शक्ति में उसके छाया तत्व के अंश मिश्रित थे, जिससे उसे एक विशिष्ट गुण प्राप्त हुआ जो केवल उसी के लिए अद्वितीय था। जैसे ही नाइट ने अपनी माना शक्ति को कवच की ओर निर्देशित किया, पूरे गिरोह की आंखों के सामने एक असाधारण दृश्य घटित हुआ, जिसने पूरे समूह को विस्मय में डाल दिया। कवच एक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगाने लगा और नाइट के चारों ओर हवा में तैरने लगा। जैसे जैसे अलग अलग टुकड़े करीब आते गए, वे अलग हो गए और सावधानीपूर्वक खुद को योद्धा के शरीर के चारों ओर फिर से जोड़ लिया। पूरे सेट को पहनने के बाद उनका रूप रंग और भी अधिक दुर्जय प्रतीत हुआ और उनके चारों ओर एक भयावह आभा छा गई। आसपास मौजूद लोग नाइट से निकलने वाली ठंडक को महसूस कर सकते थे, खासकर आथ, जिसे अपनी गर्दन के पास एक प्रेतवादित तलवार मंडराती हुई महसूस हुई, हालांकि वास्तव में वहां कोई तलवार मौजूद नहीं थी। यह अनुभूति उसकी अपनी ही परछाई से उत्पन्न होती प्रतीत हुई, जो योद्धा की परछाई के बहुत करीब थी। नाइट से उत्पन्न इस नए खतरे ने आथा को चौंका दिया। पहली बार उसे नाइट से सचमुच खतरा महसूस हुआ। यह एक अपरिचित सी अनुभूति थी और नाइट, जो अभी भी उस दृश्य से चकित था, ने हल्के से अपने हाथ बढ़ाए और अपने सामने तैरते हुए दो छोटे खंजरों को पकड़ लिया, मानो वे उसे पुकार रहे हों। जैसे ही नाइट ने खंजरों के हैंडल को अपने हाथों में लिया, उसने परम आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं। भावनाओं के उफान से अभिभूत होकर वह अपनी हैरानी को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं इस भावना को कहीं भी पहचान सकता हूँ। ये मेरे खंजर हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि वे अभी भी यहाँ हैं, और वे पहले से इतने अलग क्यों दिखते हैं? मैं कसम खाता हूँ, ये मेरे पुराने खंजर हैं। अथर्व, तुमने ये कैसे किया?
मुझे लगा था कि तुमने ये सब मुझे ये शानदार उपकरण सेट दिलाने के लिए बेच दिए थे, नाइट ने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा। अथर्व, जो सामान्य से अधिक संयमित था, ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। मुझे बस इतना पता है कि यह कवच तुम्हारे लिए ही खास तौर पर बनाया गया है, तुम्हारी अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अथर्व एक पल के लिए रुका और नाइट को संभावित निराशाजनक खबर के डर से अपनी सांस रोक लेने का मौका दिया। novelfire.com पर और भी अधिक सामग्री का अनुभव करें। लेकिन अथर्व ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर बस हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने अपनी माना शक्ति को इसमें समाहित कर लिया है, इसलिए यह अब तुम्हारा जीवनदायिनी कवच है, जब तक कि तुम इसे किसी प्रिय व्यक्ति को न दे दो जो छाया जादूगर हो। पूर्ण आत्मा कवच प्राप्त करने पर तुम्हें बधाई। अथर्व ने उसके कंधों पर थपथपाया, जिससे अखाड़े में खड़े जादूगर स्तब्ध होकर चुप हो गए। उन्हें अथर्व की बातों को समझने के लिए कुछ समय चाहिए था। दूसरी ओर नाइट के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। जब वे कवच के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने केवल सामान्य लोहारों से उपकरण खरीदने पर ही विचार किया था। अगर उन्हें सौभाग्य से स्पिरिट इक्विपमेंट का एक टुकड़ा भी मिल जाता, तो भी उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके पास पूरा सेट होगा। उनकी एकमात्र आशा यही थी कि उन्हें कम से कम आत्मा से संबंधित एक अच्छा उपकरण मिल जाए। अथर्व की इस घोषणा से कि उनमें से एक के पास स्पिरिट आर्मर का पूरा सेट है, वे सभी चौंक गए। यहां तक कि अथर्व के पास भी कवच का पूरा सेट नहीं था। उसका रेड सैलामेंडर कवच सेट अधूरा था, लेकिन उसने विभिन्न लाभों और विशेष विशेषताओं से इसकी भरपाई कर दी। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अथर्व ने अपने कवच को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम से एक आइटम का उपयोग किया था। इसके बिना पूरे उत्तरी राज्य में शायद ही कोई ऐसा शिल्पकार जादूगर हो जो अपने जादू का इस्तेमाल करके उसके सैलामेंडर उपकरण को उसके वर्तमान स्तर तक उन्नत कर सके। मुझे बताओ कि यह झूठ है, मुझे बताओ कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, नाइट अथर्व से बार बार पूछता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसे शक था कि यह कोई शरारत हो सकती है। लेकिन अथर्व ने तुरंत उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे नाइट ने हताशा में अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, जो काफी अप्रत्याशित था, ये देखते हुए कि पहले जब भी अथर्व ने ऐसा किया था तब कितना दर्द हुआ था। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही उपकरण ढूंढने में घंटों बिताए हैं, और तुम यहाँ शिकायत कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई मानसिक संदेश नहीं मिला? या तुम्हें लगा कि किसी भी तरह का कवच ऐसा कर सकता है? या तुम्हें कवच वापस लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? इसे आजमा कर देखो और खुद पता लगाओ कि यह कोई आध्यात्मिक उपकरण है या नहीं, अथर्व ने गुस्से से जवाब दिया। नाइट ने सिर हिलाया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह इसे आजमाने के लिए तैयार था। लेकिन नाइट को हर बार अथर्व द्वारा धक्का दिए जाने पर अपना सिर छूने की आदत थी। हाँ, मुझे अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रुकिए, मुझे लगता है कि मुझे कवच को वापस लेने का एक तरीका सूझ रहा है। नाइट ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने शरीर से कवच के गायब होने की कल्पना करने की कोशिश करते हुए कहा। और क्षणभंगुर परछाइयों की तरह कवच गायब हो गया और धुंधला धुआं वापस नाइट के शरीर में समाहित हो गया। जिज्ञासावश नाइट ने अपनी ऊपरी कमीज उतार दी और उसे एक भयावह और डरावना दृश्य देखने को मिला। उसके शरीर पर एक काला टैटू बना हुआ था जो देखने में डरावना लग रहा था। इसमें मुख्य रूप से 5 भेड़ियों को दर्शाया गया था, जिनमें से सबसे बड़ा भेड़िया उसकी छाती के केंद्र में स्थित था। भेड़िया झपटने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था। उसकी खून जैसी लाल आंखें नाइट की त्वचा पर भी चमक रही थीं, मानो वह सचमुच जीवित हो। अथर्व ने यह भी देखा कि केंद्रीय भेड़िया उस अल्फा भेड़िए से काफी मिलता जुलता था जिसे उसने सेट बनाते समय उसके मूल तत्व के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने उस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। उसने टैटू को बेहतर ढंग से देखने के लिए नाइट के चारों ओर चक्कर लगाया। नाइट की दोनों भुजाओं पर 2 भेड़िए बने हुए थे, जो इस तरह दुबके हुए थे मानो वे धैर्यपूर्वक अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसके पीछे 2 और भेड़िए उसकी पीठ पर शांतिपूर्वक सो रहे थे। उनकी आंखें बंद होने के बावजूद अथर्व को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे बंद आंखों वाले भेड़िए लगातार उसे देख रहे हों। टैटू में मौजूद सभी भेड़िए काले थे, उनके फर के रंग के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके फर को छाया तत्वों में बदल दिया गया था, जिससे उन्हें एक अलौकिक और अमूर्त गुणवत्ता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा नाइट के दोनों हाथों पर 2 खंजर के टैटू बने हुए थे, जो ठीक उसी खंजर की तरह थे जिसे वह पकड़े हुए था।
टैटू बनवाने के बाद वे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हे भगवान, ये सचमुच एक स्पिरिट इक्विपमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ। नाइट अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह बेहद खुश था। कृपया मुझे बताएं कि यह सपना नहीं है, नाइट ने हैरानी से कहा। आर्थर ने केवल नाक सिकोड़कर जवाब दिया। उसे बेहद ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि नाइट के बजाय उसके पास भी नया स्पिरिट इक्विपमेंट हो सकता था। लेकिन वह अवसर चूक गया था, इसलिए उसने खुद से वादा किया कि जब वह वापस आएगा तो अपने मालिक को तब तक परेशान करेगा जब तक उसे वह हथियार नहीं मिल जाता जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। इसी बीच अथर्व ने नाइट के टैटू को छिपाने के लिए उसे फिर से धक्का दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उस प्रभावशाली भेड़िए के डिजाइन को देखें। सिर्फ आर्थर ही नहीं, अथर्व को भी थोड़ी जलन महसूस हुई। हालांकि उसके कवच पर सैलामेंडर का चित्र बना हुआ था, लेकिन नाइट की तरह उसके शरीर पर सैलामेंडर का टैटू नहीं था। इसके बजाय उसने अपने शरीर पर केवल कुछ जनजातीय रेखाएं गुदवाई थीं। उसे अपनी निराशा बढ़ती हुई महसूस हुई। वह अपना गुस्सा नाइट पर निकालना चाहता था, जिसने मानो एक घमंडी रवैया अपना लिया था, लेकिन अथर्व को जल्दी ही एहसास हुआ कि टैटू की वजह से अब उसकी त्वचा मोटी हो गई थी। जैसे जैसे वे उसे और अधिक लचीला बनाते गए, अथर्व ने पूरे समूह को उसके खिलाफ इकट्ठा करने और नाइट को सबक सिखाने का फैसला किया, और उनके मानायुक्त मुक्कों का इस्तेमाल करके उसके चेहरे को चोटों और सूजन से भर दिया। हालांकि नाइट गुस्से में एक तरफ बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना टैटू पीछे खींचा, वह पूरी तरह से गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे अथर्व ने अपने टैटू के साथ किया था। अब ऐसे किया जाता है, अथर्व ने संतुष्टि भरी नजरों से नाइट की ओर देखते हुए कहा। नाइट की पिटाई करने से उसका कुछ गुस्सा शांत हो गया। आर्थर, जो अथर्व के बगल में खड़ा था, अथर्व के चेहरे पर दिख रही भयावह मुस्कान को भांपकर धीरे धीरे दूर हट गया। अथर्व ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में लौट आया, इस बार अवनी के सेट को तैयार करने के लिए। और ठीक उसी तरह इतिहास ने खुद को दोहराया, क्योंकि अथर्व ने अवनी की लगातार बदलती हुई छड़ी को भेड़ियों के अवशेषों के नए समूह के शव में फेंक दिया, जिसके केंद्र में एक और अल्फा भेड़िया था। उसने आर्थर और अन्य लोगों द्वारा मारे गए कई भेड़ियों के शवों के बदले अल्फा भेड़ियों का सौदा किया था, और चूंकि जेम्स को यह एक अच्छा सौदा लगा, इसलिए उसे इसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि इस बार अथर्व ने गौर किया कि कवच सेट तैयार करने वाला विजुअल क्लोन उस बौने का विजुअल क्लोन नहीं था जिसने पहले शूरवीर का कवच तैयार किया था। इस खुलासे ने उन्हें सहज रूप से अपना ध्यान वापस सिस्टम स्पिरिट गोलेम की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया। अरे, ये इतनी तीखी नजर क्यों है? ये तो वाकई परेशान करने वाली है। सच में यार, मुझे बस इतना समझा दो कि अवनी के कवच सेट को बनाने वाला विजुअल क्लोन पुराने वाले से बिल्कुल अलग क्यों दिखता है, और यह क्लोन इतना ज्यादा गोब्लिन जैसा क्यों दिखता है? क्या गोब्लिन को भी जाली धातु बनाना आता है? अथर्व ने सवाल किया। उसकी उलझन स्पष्ट थी, क्योंकि उसे युद्ध के मैदान में मिले और मारे गए मंदबुद्धि गोब्लिन याद आ रहे थे। जैसे जैसे उसकी कल्पना इन छवियों को समझने के लिए संघर्ष करती रही। तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टम ने पिछले क्लोन को कवच बनाने का काम इसलिए सौंपा था क्योंकि वे जानते थे कि केवल एक कुशल बौना ही किसी नाइट के लिए इतनी उच्च गुणवत्ता वाली चीज बना सकता है। यही बात इस जिन पर भी लागू होती है। सिस्टम को उनकी सभी तकनीकों की जानकारी है, इसलिए उसे उनकी विशिष्टताओं को पहचानने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकदम सही जालसाज को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोब्लिनों को कम आंकने की? अपनी आदिम प्रकृति के बावजूद उन्होंने कई कुशल लोहार पैदा किए हैं। वे लोहारगिरी में बौनों के बाद दूसरी सबसे अच्छी जाति हैं, और वे रसायन शास्त्र में भी परियों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। धरती माता को गोब्लिन बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनकी मूर्खता और अराजक प्रवृत्ति के कारण उनमें से 90% से अधिक कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते और केवल योद्धा और पैदल सैनिक बनकर रह जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। सिस्टम की आत्मा ने अपने गोलेम के सिर को निराशापूर्वक हिलाकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। novelfire.com पर नई दुनियाओं का अन्वेषण करें। इस नए खुलासे से अथर्व दंग रह गया। गोब्लिन न केवल लोहार के काम में कुशल थे, बल्कि उनमें रसायन शास्त्र की भी प्रतिभा थी। जिज्ञासावश उसने गोब्लिन जालसाज का बारीकी से निरीक्षण करने का फैसला किया। ये समझना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या खास था कि सिस्टम भी मानता था कि वह अवनी के आध्यात्मिक उपकरण सेट को संभालने के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। घंटों के अवलोकन के बाद अथर्व को यह एहसास हुआ कि दोनों लोहारों ने अपनी शिल्पकारी तकनीकों में अलग अलग रास्ते अपनाए, हालांकि वे मूल रूप से लोहार का काम करने की कला में समान थे।
दिखने में मौजूद स्पष्ट अंतर इस बात का संकेत देते हैं कि इन महानतम जालसाजों ने अपनी कला की सीमाओं को किस हद तक आगे बढ़ाया था। जादू की छड़ी के पुनर्निर्माण ने सब कुछ बदल दिया। अथर्व को उम्मीद थी कि या तो यह चकनाचूर हो जाएगा या पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब गोब्लिन के दृश्य क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया और अथर्व के शरीर से निकलने वाली दूधिया सफेद रोशनी से एक रनपेन प्रकट किया। गोब्लिन ने सावधानीपूर्वक छड़ी की सतह पर विभिन्न प्रकार के मंत्रों को उकेरा। जब यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसने कुछ दूधिया सफेद प्रकाश को छड़ी में समाहित कर दिया, जिससे यह अपने जादुई छड़ी के रूप में परिवर्तित हो गई। गोब्लिन क्लोन को उसकी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार करते हुए सुनकर अथर्व असमंजस में पड़ गया। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या ये किसी कर्मचारी पर किया जा रहा अनुष्ठान जैसा दिख रहा है? चुप रहो, धीरे बोलो, वरना प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। देखो, यह अपनी एक नस्लीय रस्म निभाकर कर्मचारियों को मोहित करने की कोशिश कर रहा है। व्यवस्था की भावना शांत हो गई, जिससे मौन के महत्व पर जोर दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि क्लोन ने छड़ी पर जल और पृथ्वी तत्व के प्रतीक चिन्ह पहले ही उकेर दिए हैं। अब बस इन दोनों तत्वों को बुलाना बाकी है, ताकि वे अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा छड़ी में समाहित कर लें और उसे संबंधित तत्वों का शस्त्र मान लें। सिस्टम स्पिरिट ने समझाया। अथर्व चुपचाप बैठा रहा, उसके सामने घट रही प्रक्रिया से वह मंत्रमुग्ध था। कुछ और घंटों के बाद ढलाई का काम पूरा हो गया और गोब्लिन का दिखने वाला क्लोन गायब हो गया। दिन भर की भागदौड़ से थका हुआ अथर्व अगले दिन अवनी को उसका उपहार देने से पहले आराम करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में इस आराम का हकदार है। लेकिन सबसे पहले वह नए सेट के आंकड़ों की जांच करने के लिए उत्सुक थे। वोल्वेंटाइड रेलिक पीक टियर 3 स्पिरिट इक्विपमेंट सेट एलिमेंटल हार्मनी। वोल्वेंटाइड वैंड और स्टाफ। वोल्वेंटाइड वैंड को एक बहुमुखी छड़ी में बदला जा सकता है, जो विभिन्न युद्ध शैलियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है। उच्च स्तर 3 से नीचे के जीव जंतुओं पर किए गए जल और पृथ्वी तत्व के सभी हमलों में दुश्मनों को 20% अतिरिक्त क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। जल और पृथ्वी तत्व के सभी हमलों में 30% की वृद्धि करता है। जादुई शक्ति जोड़ 60। टाइट बोन रोब्स। पीक टियर 3 से नीचे के सभी हमलों की पहनने वाले के खिलाफ प्रभावशीलता कम हो जाती है, विशेषकर जल और पृथ्वी तत्वों के हमलों की। जल और पृथ्वी आधारित जादुई हमलों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। ये जल और पृथ्वी तत्वों को बहुत आसानी से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पहनने वाला पल भर में रक्षात्मक अवरोध और आक्रामक मंत्रों का आह्वान कर सकता है। मैना पुनर्जनन क्षमता में दोगुनी वृद्धि प्रदान करता है। माना जोड़ 120। चपलता जोड़ 30। एक्वाटिक स्ट्राइड शूज। ये पहनने वाले के जल और पृथ्वी से संबंध को बढ़ाता है, जिससे उन्हें बढ़ी हुई गति और चपलता प्राप्त होती है। फिसलन भरी जगहों और अस्थिर सतहों पर प्रतिरोध प्रदान करता है। ये पहनने वाले को पानी पर सहजता से चलने और ऊबड़-खाबड़ धरती पर आसानी से चलने की सुविधा देता है। इससे पैरों की फुर्ती और संतुलन में सुधार हुआ, जिससे तेज और सटीक हरकतें संभव हो पाईं। चपलता जोड़ 50। इस सेट के आंकड़े अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं, अथर्व ने उत्साह से कहा। उसे एहसास हुआ कि अवनी का सेट भी उतना ही शक्तिशाली था जितना कि उसका अपना नाइट का सेट, और साथ मिलकर वे एक ऐसी ताकत बन सकते थे जिससे मुकाबला करना मुश्किल होता, जो कई टियर 3 जादूगरों का सामना करने में सक्षम होती, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने सैलामेंडर सेट में होता है। हालांकि उसे उन सभी अद्भुत वस्तुओं के बारे में सोचकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई जिन्हें उसे वितरित करना था, लेकिन अथर्व ने खुद को याद दिलाया कि वही ये सब अपनी टीम के फायदे के लिए कर रहा है। वह समझ गया था कि उन्हें इतने शक्तिशाली कवच से लैस करके ही भविष्य में उसे सबसे अधिक लाभ होगा। इसलिए उसने अपनी ईर्ष्या को त्याग दिया और कवच से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, भले ही इसका मतलब अपने भाई बहनों का तब तक उपयोग करना हो जब तक कि उसे आत्मा उपकरण का पूरा मूल्य आखिरी सिक्के तक न मिल जाए। अपने विचारों में खोया हुआ, वह आनंद से झूमते हुए लयबद्ध ढंग से अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था, तभी अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार हुआ। चौंककर वह असमंजस में सिस्टम स्पिरिट की ओर मुड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? सिस्टम स्पिरिट ने आह भरी और अथर्व की ओर इशारा किया। तुम्हारे भाई आथ ने सही कहा था कि उत्तेजित होने पर तुम्हारा चेहरा शैतानी लगता है। यहां तक कि मुझे एक गोलेम होने के बावजूद असहज महसूस हुआ। कृपया मेरे सामने दोबारा ऐसा मत करना। अथर्व उस टिप्पणी से अचंभित रह गया। क्या मैं सचमुच इतना डरावना हूं? थकान हावी होने पर वह मन ही मन सोचने लगा और अंत में उसे एक सुखद नींद आ गई।
तरुण अकादमी के कई उच्च पदस्थ सदस्यों के सामने खड़ा था, जिनकी निगाहें अपनी ऊंची सीटों से उस पर टिकी हुई थीं। यहां तक कि नए डीन भी मौजूद थे, जो तरुण को बेबसी भरी नजरों से देख रहे थे। नए डीन को याद आया कि जब से उन्होंने पिछले डीन से अपना पदभार संभाला था, तब से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मुद्दे किसी न किसी तरह तरुण से जुड़े हुए थे, और ये तब की बात है जब वह सक्रिय भी नहीं थे। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि जब तरुण अधिक सक्रिय था और पूरे रसातल क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रहा था, विशेष रूप से जब उसका ओर्क्स के साथ संघर्ष हुआ था, तब बूढ़ा डीन कितना अभिभूत रहा होगा। भविष्य में उसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन सब के बोझ तले दबे नए डीन ने आह भरी और अपनी हथेली से अपना सिर रगड़ा। आप यहाँ दोबारा क्यों आए हैं? नए डीन ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि अथर्व ये समझाने की कोशिश भी कर पाता, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे क्यों बुलाया गया था। हालांकि एक अन्य जादूगर ने तुरंत अपनी बात रखी और उससे पहले ही बोल पड़ा। बात सीधी सी है, डीन। तरुण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने साधना में लीन एक जादूगर पर हमला करने की कोशिश की, जिससे व्यापक क्षति हो सकती थी, जिसका इलाज आसानी से नहीं हो सकता। बाएं कोने से एक जादूगर ने तरुण की ओर इशारा करते हुए कहा। छी, और तुम मेरे प्रवक्ता कब बन गए? अब समय आ गया है कि तुम समझ जाओ कि कुछ सवालों के जवाब देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तरुण ने पलटवार किया। महान प्रशिक्षक को घूरते हुए उसके चेहरे पर सम्मान का कोई निशान नहीं था, बस एक प्रचंड दृढ़ संकल्प था जो अगले ही पल महान प्रशिक्षक को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए तैयार प्रतीत होता था। देखा, डीन, देखो ये लड़का मुझसे कैसे बात करता है। महान प्रशिक्षक तरुण को कुछ दंड देने की उम्मीद में डीन की ओर मुड़ा। इसके बजाय डीन ने उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। तरुण, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सब बकवास है। वे इगोर को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर उसके कार्यों के कारण मेरे छात्रों की जान भी जा सकती थी। डीन द्वारा प्रश्न पूछे जाने के तुरंत बाद तरुण अपनी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से ही इसका अनुमान लगा रहा था। आपके शिष्य इसमें कैसे शामिल हैं? क्या इगोर ने एक निम्न श्रेणी के जादूगर पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि वह आपका शिष्य है? डीन का गुस्सा साफ दिखने लगा, उनकी उठी हुई भौहें और आंखों में तीखी चमक उनकी हताशा को जाहिर कर रही थी। नहीं, तो फिर आप उन्हें अपने बचाव में क्यों ला रहे हैं? नए डीन, जो गुस्से से फटने की कगार पर थे, ने एक बार फिर पूछा। क्योंकि उसने जो किया वह उससे भी बुरा था। डीन, तुम स्कूल के प्रभारी होते हुए भी ये दावा कैसे कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ क्या चल रहा है, इसकी समझ नहीं है? तरुण ने पलटवार किया। मेरे शिष्य, जो कि केवल द्वितीय स्तर के जादूगरों का एक समूह है, उन्हें रसातल लोक में ले जाया गया और वहां के खतरों का सामना करने के लिए साहसी दल के साथ छोड़ दिया गया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तरुण ने तर्क दिया। डीन, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र में हुआ है, आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। इगोर ने बहुत सारे कानून तोड़े हैं। या क्या मुझे अपने शिष्यों के अवैध अपहरण से शुरू करके उनकी सूची बनानी चाहिए? बस करो, बहुत हो गया, डीन ने कहा। वहीं दाहिनी ओर बैठे जादूगरों के नेता ने मन ही मन तरुण को कोसने से खुद को नहीं रोका। ये बेवकूफ लड़का अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रख पाता? ये बस हमें मुसीबत में डालता है, और अब तो मालिक भी यहाँ नहीं है। हर समय सख्त बने रहना मुश्किल है। दाहिने कोने में बैठे जादूगरों के नेता ने तरुण को सूक्ष्म नेत्र संकेत दिए, जिसमें उनसे इस मामले को छोड़ने और डीन को कार्रवाई करने के लिए उकसाना बंद करने का आग्रह किया गया था। हालांकि तरुण ने अपना मन बना लिया था और संकेतों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें न देखने का नाटक किया। इससे जादूगर घबराकर खांसने लगा, अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए, ये जानते हुए कि उसके कार्यों ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। ये उच्च पदस्थ जादूगर इतने छोटे बदलावों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या ये सच है कि इगोर ने वह सब कुछ किया है जिसका तरुण ने उस पर आरोप लगाया है? डीन, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे आपको कोई भी कदम उठाने से पहले समझना होगा। बाईं ओर बैठे जादूगरों में से एक ने कमरे में तनावपूर्ण माहौल को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन डीन की आंखों से यह स्पष्ट हो गया कि अगर जादूगर बोलना जारी रखता है और उसे मनचाहा जवाब नहीं देता है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। मैं सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन ये तथ्य कि उसने अकादमी के उन शिष्यों को, जो अभी तक तीसरे स्तर के जादूगर के दायरे तक भी नहीं पहुंचे हैं, उनके गुरु की सहमति के बिना रसातल क्षेत्र में भेजने का फैसला किया, एक गंभीर अपराध है और उसे दंडित किया जाना चाहिए, डीन ने कहा।
हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एल्डर अल्फ्रेड उसकी ओर उछलते हुए आया और उसके कान में इतनी धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया कि कोई और उसे सुन नहीं सका। इसके परिणामस्वरूप डीन के चेहरे के भाव नर्म पड़ते दिखे। हालांकि तरुण को यह नहीं पता था कि अल्फ्रेड ने क्या कहा था, लेकिन वह एक बात जानता था, अल्फ्रेड एक तटस्थ जादूगर था और उसे किसी का पक्ष लेने की चिंता नहीं थी। अल्फ्रेड ने अभी अभी मुझसे कुछ साझा किया है, और चूंकि तरुण ने एकांत में इगोर पर हमला करने का प्रयास किया, जो कि एक गंभीर अपराध है, इसलिए हम इन अपराधों को लगभग एक दूसरे को रद्द करने वाला मान सकते हैं। लेकिन हम इस तरह तरुण को न्याय नहीं दिला सकते, डीन ने घोषणा की। हालांकि तरुण पहले से ही गुस्से से उपहास कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इगोर के पिता के कारण ही डीन अपने फैसले से पीछे हटने वाला है। ऐसे क्षणों में तरुण चाहता था कि मैड डॉग अभी भी अकादमी में होता। मैड डॉग वांछित परिणाम प्राप्त होने तक हर चीज का तमाशा करता रहता। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस मामले का निपटारा दोनों जादूगरों के शिष्यों के बीच एक मार्शल युद्ध के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से शिष्य ही प्रभावित हैं, और तरुण इसके लिए तारीख चुन सकता है। जब महान प्रशिक्षक और इगोर के पिता के साथ जुड़े बुजुर्गों ने ये सुना, तो वे खुशी से उछल पड़े। यह कोई रहस्य नहीं था कि तरुण के शिष्य केवल द्वितीय स्तर के जादूगरों का एक समूह थे। उनकी नज़र में इगोर के अधिकांश शिष्य जो तीसरे और चौथे स्तर तक पहुंच चुके थे, उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। वे तरुण के मुख्य शिष्य के बारे में चिंतित हो सकते थे, लेकिन हत्या के प्रयास के बाद से उन्हें न तो उससे और न ही हत्यारे से कोई खबर मिली थी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी खोज अभी भी जारी है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कितने बड़े गलत थे। उन्होंने जिन जादूगरों को भेजा था, वे रसातल लोक में केवल समय बर्बाद कर रहे थे। पराजित दिखने से बचने के लिए उन्हें उस व्यक्ति से हारने पर शर्म महसूस हुई जिसे वे इतने लंबे समय से नीचा दिखाते आ रहे थे। 2 महीने बाद मेरा नया शिष्य अथर्व इगोर के कुछ शिष्यों को चुनौती देने आएगा। यदि वह जीतता है तो इगोर को मेरे सभी शिष्यों के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। यदि वह हारता है तो मैं स्वयं इगोर के सामने झुककर माफी मांगूंगा, तरुण ने घोषणा की। विरोधी गुट के महान प्रशिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि वे इगोर को दूसरे दर्जे के जादूगर जैसे किसी निम्न स्तर के व्यक्ति के सामने झुकते हुए देखकर हैरान थे। मुझे बताओ, तुम किस बात से इतना डर रहे हो? क्या इगोर के शिष्य दूसरे दर्जे के जादूगर द्वारा उसके शिष्यों को हराने का सामना भी नहीं कर सकते? चुप रहो, इगोर पहले ही काफी मुसीबत खड़ी कर चुका है। ये सौदा पक्का है, डीन ने घोषणा की। फैसला सुनाने के लिए उसने मेज पर एक छोटा हथौड़ा पटका। तरुण हॉल से बाहर निकलने लगा। उसके साथ मैड डॉग के गुट के बुजुर्ग और महान प्रशिक्षक थे, जो पूरी कार्यवाही के दौरान अजीब तरह से चुप रहे थे। उनमें से कई लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि तरुण ऐसी बात पर क्यों सहमत होगा, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। अथर्व ने ओरियन के खिलाफ जीवन और मृत्यु की लड़ाई को पहले ही बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर लिया था। इसलिए यदि इस प्रक्रिया में उसकी जान चली जाती है तो संघर्ष को अमान्य माना जाएगा और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हालांकि अगर अथर्व के पास उस जीवन मरण की लड़ाई को जीतने की शक्ति होती, तो इसका मतलब ये था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इगोर को माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकता था। तरुण आकाश की ओर देखते हुए विचार करने लगा। अब से तुम मुझे कितने आश्चर्य दोगे? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिछली बार हुए रक्तचंद्र ने उत्तरी राज्य के अत्यंत सम्मानित और शक्तिशाली जादूगरों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी थी। सामान्य तौर पर ब्लड मून अधिकतम 12 घंटे तक रहता है, लेकिन इस बार यह उस अवधि से अधिक रहा और पूरे 15 घंटे तक चला। समय में इस अप्रत्याशित विस्तार ने पूरे राज्य में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि हर शहर में दूसरी आयाम की जातियों के हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। अधिकांश शहर अपनी सहनशक्ति पर निर्भर थे और 12 घंटे के निशान तक खुद का बचाव करने में कामयाब रहे, जिसके बाद द्वितीय आयामी प्राणी पीछे हट जाते थे, क्योंकि रक्त चंद्रमा समाप्त होने के बाद वे मानव लोकों के कानून द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। हालांकि अतिरिक्त 3 घंटों ने सभी को चौंका दिया और कई तकनीकी दिक्कतों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई। हर शहर ब्लड मून युद्ध समाप्त होने से पहले उन जीवों को द्वार तक खदेड़ने में सक्षम नहीं था, जैसा कि लातविया शहर की स्थिति में हुआ। इन घटनाओं के कारण उत्तरी राज्य के राजा ने अपने सभी नगर सरदारों और सम्मानित जादूगरों को आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए शाही महल में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। योजक चिन्ह। तब से 1 सप्ताह बीत चुका है और इस दौरान तरुण ने अपनी ताकत वापस पा ली और अपने छात्रों को अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाने में खुद को समर्पित कर दिया,
विशेष रूप से अथर्व को, हालांकि उसने अभी तक उसे उस बल्ले के बारे में नहीं बताया था जो उसने उस पर चलाया था। इसके बावजूद सेंटोर राजकुमार के साथ उनके अभ्यास सत्र निर्बाध रूप से जारी रहे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वह मानव जगत में जीवन के अनुकूल अच्छी तरह से ढल गया था। अकादमी के प्रयासों की बदौलत उन्होंने बिना किसी चिंता के भोजन किया, क्योंकि अकादमी ने ये सुनिश्चित किया था कि उन्हें सर्वोत्तम भोजन सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचाया जाए। हालांकि तरुण के अलावा पूरी अकादमी में सेवन के साथ बातचीत करने वाले एकमात्र लोग अथर्व और उसके कबीले के सदस्य थे। अकादमी को शुरू में उसके असली इरादों के बारे में चिंता थी, लेकिन कुछ दिनों के अवलोकन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह केवल साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपने समय का आनंद ले रहा था। जहां एक और सेंटोर राजकुमार अपने नए जीवन का आनंद ले रहा था, वहीं अथर्व का गिरोह अपनी नियमित गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण ऊब महसूस कर रहा था। सार्वजनिक कक्षाओं में भाग लेना, सेवन के साथ कुश्ती करना और अपने शिक्षकों से व्याख्यान प्राप्त करना। अगाध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके लिए जीवन नीरस हो गया। अकादमी में घूम घूम कर नाम कमाने की कोशिश कर रहे नए नवोदित जादूगरों से प्रतिस्पर्धा करने में उनकी सारी रुचि खत्म हो गई थी, जो मानव बोर्ड रैंकिंग में प्रवेश करके और अपने जादुई मंत्रों का प्रदर्शन करके अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहे थे। ब्लड मून की लड़ाइयों में अथर्व के साथ लड़ने और एबिस दायरे में तेजी से विकास का अनुभव करने के बाद उनमें वहां लौटने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगा था कि वे लड़ाइयों में और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हालांकि उन्हें पता चला कि उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें तो शुरू से ही रसातल लोक में होना ही नहीं चाहिए था। उन्हें यह एक झटका जैसा लगा, और इसलिए उस खास दिन अथर्व ने अपने गुरु से रसातल लोक में लौटने की अनुमति मांगने का मन बना लिया था। उसे पता चला था कि एक नियम है जिसके अनुसार टियर 3 मेज दायरे से नीचे के जादूगर रसातल दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने गुरु की अनुमति से। ये नियम मुख्य रूप से उन जादूगरों के लिए था जिनके अकादमी में संबंध या पारिवारिक सदस्य थे, जिससे उन्हें रसातल क्षेत्र में मानव शहर के अड्डे का पता लगाने और अन्य जादूगरों से पहले ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। यह एक साहसिक यात्रा से अधिक एक छुट्टी के रूप में काम आया, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिवार के सदस्य अकादमी में उच्च पदों पर थे, क्योंकि वे वास्तव में कभी शहर से बाहर नहीं जाते थे। हालांकि रसातल में जाने का अथर्व का इरादा युद्ध में शामिल होना था, उसने महसूस किया कि उसकी साधना की गति धीमी हो गई थी, और ये दो बुनियादी तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद था। इस तरह के झटके के साथ वह अंततः समझ सका कि कुछ जादूगर एक क्षेत्र में महीनों क्यों बिताते हैं, जबकि उसके पास महीनों का समय नहीं था। फिलहाल उसकी टीम में केवल नाइट ही ऐसा व्यक्ति था जिसके मुकाबले साधना की गति में उसे थोड़ी सी बढ़त हासिल थी, बाकी सभी लोग उससे आगे निकल चुके थे। यहाँ तक कि आथर ने भी साधना की गति में उसे पीछे छोड़ दिया है। तीसरे एल्डर इनहेरिटेंस की तकनीकों को प्राप्त करने और गोल्डन बोन्स की फोर्जिंग का अभ्यास करने के बाद उसने अथर्व की दोहरी तकनीक को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर अविनाश के पास एक अनूठी साधना तकनीक थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी, जिसे उसके पिता ने स्वयं के लिए बनाई गई साधना तकनीक और अविनाश की मां की साधना तकनीकों को मिलाकर बनाया था। और उसने अविनाश से पूरी तरह मेल खाने के लिए उस नई तकनीक को एक बिल्कुल नई अवधारणा में बदल दिया था, इसलिए उसने दो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि उनके पिता भाले को पसंद करते थे, लेकिन चूंकि उनके बेटे को दूसरे प्रकार का हथियार पसंद था, इसलिए उनके पास केवल एक विकल्प खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था, और यही कारण था कि उन्होंने अपनी चालों को कृपाण तकनीकों के अनुकूल बनाने का तरीका खोजा। और यहाँ तक कि अविनाश ने इस नई तकनीक का अभ्यास करने के बाद साधना में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। उनकी अनुकूलनशीलता विशेष रूप से तैयार की गई खेती की तकनीकों के साथ इतनी अच्छी थी कि यह लगभग अविश्वसनीय लग रही थी। वहीं दूसरी ओर अवनी के पिता ने अपनी बेटी के लिए एक महंगी साधना पुस्तिका प्राप्त करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनका गॉर्डन परिवार में एक प्रमुख स्थान था और वे परिवार के वित्त मामलों को नियंत्रित करते थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पीछे रह जाए, क्योंकि उसने खुद को अपनी पीढ़ी के अपने भाई बहनों की तुलना में कम प्रतिभाशाली महसूस किया था। अपने पिछले फैसले पर पछतावा करते हुए उसने अवनी की प्रतिभा और उसी पीढ़ी में पैदा हुए राक्षसों से मुकाबला करने के उसके प्रयासों को पहचाना। पहले बुजुर्ग को पता था कि अथर्व की प्रतिभा ड्रेको और यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों के कुलपतियों से भी कहीं अधिक थी, और अपनी बेटी के अथर्व का पीछा करने के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति से उसकी सहायता की थी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए अथर्व को यकीन था कि अगर उसने घर के अंदर खेती करने का विकल्प चुना तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है।
उसे पता था कि अगली बार जब जीवन मरण की लड़ाई में उसका सामना ओरियन से होगा, तो अगर वह इसी तरह साधना करता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे परिवार द्वारा संरक्षित अधिकांश युवा गुरुओं की होती है। उसकी प्रणाली उसे तब तक आगे बढ़ने की अनुमति देगी जब तक वह निरंतर युद्ध से अनुभव अर्जित करता रहेगा। इस व्यवस्था को किसी नौसिखिए को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि पूरा समूह रसातल लोक में लौटने के लिए उत्सुक था, अथर्व ने अपने गुरु से उन्हें एक बार फिर प्रवेश करने की अनुमति मांगने का फैसला किया। इस बार उसे उम्मीद थी कि वह अपनी पूरी टीम को सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लेगा। उसकी बड़ी योजनाएं थी, लेकिन पहले उसे अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाने की जरूरत थी, क्योंकि वह हमेशा अपने गोलेमों पर भरोसा नहीं कर सकता था। मास्टर तरुण, अथर्व ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और पहली बार अपने मालिक के कमरे में कदम रखा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिससे कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही अथर्व ने कमरे का जायजा लिया, उसकी नज़र कमरे के एक तरफ स्थित एक बड़े दरवाजे पर पड़ी। वह तरुण का नाम पुकारते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलते ही कमरे में अचानक एक जोरदार झटका लगा, जिससे अथर्व पीछे की ओर गिर गया और उसे खून की उल्टी होने लगी। उसके पेट में अफरा तफरी मच गई थी। अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करते हुए अथर्व किसी तरह कमरे के अंदर हो रही घटनाओं को देखने में कामयाब रहा। यह एक कैप्सूल जैसा कमरा प्रतीत होता था और इसके अंदर तरुण केवल एक उंगली से पुशअप्स कर रहा था। पसीने से तरबतर होने के बावजूद तरुण ने दांत पीसकर अपना काम जारी रखा। हालांकि जब अथर्व ने दोबारा आवाज दी तो तरुण ने किसी और की उपस्थिति को भांपते हुए अपना सिर उठाया। उसने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तरुण ने अथर्व की मामूली चोटों को देखकर उसकी ओर एक गोली फेंकी। वह जानता था कि अगर इन चोटों का इलाज न किया जाए तो ये और भी गंभीर रूप ले सकती हैं। यही कारण था कि मुझे गर्भनिरोधक गोलियां लेनी पड़ी। बैठ जाओ और मुझे बताओ, अथर्व, तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है कि तुम पहली बार मुझसे मिलने आए हो? तरुण ने कमरे में सबसे पास वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। गॉर्डन परिवार में गॉर्डन्स कबीले के मुखिया अथर्व गॉर्डन्स हाउस के ऊपर मंडरा रहे थे। उनके सामने एक और बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने लाल रंग का चोला पहना हुआ था, जिस पर ब्लेज कबीले का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। और इस यात्रा का कारण क्या है? अथर्व ने पूछा। उसकी निगाहें अपने सामने बैठे वृद्ध जादूगरों की मौन मुस्कानों से मिली। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं काफी हैरान हूं कि आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया। ऐसा लगता है कि आपके पास कई रहस्य हैं। मुझे तो इतना भरोसा है कि मैं शाही परिवार में बिना किसी की नज़र में आए प्रवेश कर सकता हूं, बशर्ते मैं कभी भी गुप्त क्षेत्रों में न जाऊं, उस व्यक्ति ने रहस्यमय लहजे में कहा। लेकिन जैसे ही मैं आपके कबीले की सीमा में दाखिल हुआ, मुझे यकीन है कि आपने मेरी मौजूदगी को भांप लिया होगा और तुरंत मेरे पास आ गए होंगे, अथर्व ने जवाब दिया। खैर, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं अपनी युवती को वापस लेने आया हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि वह आपके कबीले में है, उस व्यक्ति ने कहा। और आपको इस तरह के झूठ पर किसने यकीन दिलाया? अथर्व ने पूछा। उसकी आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी, क्योंकि उसे ब्लेज कबीले द्वारा भेजे गए उस गुंडे द्वारा अपमानित महसूस हो रहा था। ओह, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप मुझे उकसाना नहीं चाहेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं उस जगह को ध्वस्त करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा जिसे आप और आपका तुच्छ कबीला अपना घर कहते हैं, उस आदमी ने धमकी दी। हमें जानकारी मिली है कि हमारी युवती उन जादूगरों में शामिल थी जिन्होंने बीस्ट वेव और ब्लड मून युद्ध के दौरान इस शहर की रक्षा की थी। हम उसे यहाँ एक और दिन भी रहने नहीं देंगे, एन्फोर्सर ने कहा। अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं अपनी धमकियों पर अमल करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा, ब्लेज कबीले के सरदार ने चेतावनी दी। उसके चेहरे से पहले वाली मुस्कान गायब हो गई और वह गुस्से में बदल गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और एक विशाल अग्निगोला खड़ा कर दिया, जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होता था, केवल ये दिखाने के लिए कि वह कितना गंभीर है। novelfire.com पर छिपी हुई कहानियां खोजें। जैसे जैसे लेप्टों की तीव्रता के साथ तापमान बढ़ता गया, गॉर्डन कबीले के जादूगर, जो शुरू में एक विदेशी जादूगर की उपस्थिति से अनजान थे, अंततः इस बात से अवगत हो गए कि उनके पास एक अप्रत्याशित आगंतुक आया है। मुझसे पंगा मत लो, अथर्व गॉर्डन्स ने घोषणा की और अपनी कटाना तलवार निकाल ली, क्योंकि उसके चारों ओर पृथ्वी तत्व के कण तैरने लगे थे और वह कबीले के घर पर दागे जाने की स्थिति में अग्निगोले से बचाव के लिए तैयार था।
इसी दौरान अग्नि तत्व के कण ब्लेज क्लैन के प्रवर्तक की ओर बढ़ने लगे। आप वाकई प्रतिभाशाली हैं, बलि के बकरे ने अथर्व की ताकत को स्वीकार करते हुए कहा। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टियर 7 मैच मेरे माना आउटपुट का मुकाबला कर सके। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप कैसे अलग अलग लोकों में जाकर डार्क गिल्ड के उन मैचों को हराने में सक्षम हुए जिन्होंने आपके कबीले पर हमला किया था। हालांकि, प्रवर्तक ने जवाब दिया। उसके शरीर पर एक धधकती लाल रंग का टैटू उभरता है जो एक पूर्ण स्पिरिट कवच सेट में परिवर्तित हो जाता है। यदि तुम्हारे पास बस इतना ही है तो भी तुम्हें विनम्र रहना चाहिए और किसी प्राचीन कबीले को चुनौती देने से बचना चाहिए। तुम्हारी नींव अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वह ऐसा कारनामा कर सके। जैसे ही कवच प्रकट हुआ, उसके चारों ओर अग्नि तत्व के कण पृथ्वी तत्वों की तुलना में अधिक प्रबल हो गए, लगभग उन्हें भस्म कर दिया। स्पिरिट इक्विपमेंट का पूरा सेट। अथर्व ने अपने सामने खड़े जादूगर का सामना करते हुए असहाय महसूस करते हुए बुदबुदाया। अब सुनहरे किनारों वाले वीर लाल कवच से पूरी तरह सुसज्जित जादूगर के हाथ में पहले वाले से दोगुना बड़ा एक विशाल अग्निगोला था और वह अभी भी शक्ति से भरपूर था। अथर्व को एहसास हो गया कि वह आग के गोले को दोबारा रोक नहीं पाएगा। फिर भी अपने कबीले की सुरक्षा को लेकर मंडरा रहे खतरे ने उसके गुस्से को और भड़का दिया, जिससे वह टकराव से पीछे हटने में असमर्थ हो गया, क्योंकि वह उस विशाल अग्निगोले को रोकने के लिए गंभीर चोट का जोखिम उठाने को भी तैयार था। बस करो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही रक्षक ने अपनी माना शक्ति वापस ले ली और तुरंत ही उस विशाल अग्निगोले को निष्क्रिय कर दिया। छवि, उसका कवच वापस अपने टैटू वाले रूप में आ गया और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। छोटी बच्ची, मुझे इतने कठोर कदम उठाने के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरे मालिक आपको हर कीमत पर वापस लाने पर अड़े हुए थे, अधिकारी ने समझाया। उस अधिकारी ने ऑरोरा ब्लेज के सामने झुककर अभिवादन किया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान गॉर्डन कबीले के ग्रैंड एल्डर पर केंद्रित कर दिया। वे सभी अब बाहर थे, अपने कबीले के घर के ऊपर मंडरा रहे विशालकाय तात्विक मंत्र को लेकर चिंतित थे। कृपया अथर्व को संदेश पहुंचाने में मेरी मदद करें, ऑरोरा ने अनुरोध किया। उसे कहना कि अगर वह कभी उच्च कोटि के क्षेत्र में पहुंच जाए तो राजधानी में मुझसे मिले। मुझे उससे कुछ बातें कहनी है, कुछ ऐसी बातें जिनके लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। आशा है आप समझेंगे और उसे संदेश प्राप्त करने देंगे। संत एल्डर ने अपने दिव्य भाव से बस सिर हिलाया। चलो चलें, अरोरा ने प्रवर्तक को आदेश दिया। उसने जवाब में सिर झुकाया और अग्नि तत्व का प्रतीक, धधकते लाल पंखों वाले एक विशाल राक्षसी पक्षी को बुलाया। पक्षी की पीठ पर खड़े होकर उन्होंने एस्टोनिया शहर से उड़ान भरी। उनके जाने को देखकर अथर्व गॉर्डन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी। मैं उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। अथर्व ने कसम खाए, एस्टोनिया शहर के विभिन्न जादूगरों की मानसिक ऊर्जा को महसूस करते हुए, जो अपनी माना शक्ति से गॉर्डन परिवार में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जिस विशाल आग के गोले को देखा था, उससे वे सभी असहज हो गए होंगे। उन्हें बस यही तसल्ली थी कि गॉर्डन परिवार में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं थी। गॉर्डन परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्य पृथ्वी तत्व से जुड़े जादूगर थे, जो उस स्तर की ज्वाला मंत्रों का प्रयोग करने में असमर्थ थे। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नगर प्रमुख अनुपस्थित थे। ब्लेज कबीले का कोई भी गुंडा इस तरह से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। अगर नगर प्रमुख जीवित होते तो वे ड्रैगनमेर से पंगा नहीं लेते। ग्रैंड एल्डर ने अथर्व के उग्र क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ प्रतीत हुए। हमें उस पाखंडी की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि ब्लेज क्लैन के उस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अगर इसके लिए मुझे कुछ बातें उजागर भी करनी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलपति ने अपना निर्णय सुनाया, लेकिन ग्रैंड एल्डर आगे बढ़े और उनका रास्ता रोक दिया। नहीं, ग्रैंड एल्डर ने हैरानी से कहा, ओल्ड थर्ड के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। कभी कभी चीजों को जाने देना पड़ता है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं सैमुअल, तुम हमेशा से ही समझदार रहे हो। कुलपति ने पलटवार किया। कोई मूर्खतापूर्ण काम करने से पहले मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ग्रैंड एल्डर ने कहा और कुलपिता के पीछे पीछे कबीले के हॉल में वापस चले गए। चौथे एल्डर ने पांचवें एल्डर की ओर देखा, जो अपने बाघ गोलेम को प्यार से सहला रहे थे, और अपना सिर हिलाया। वह अनिच्छा से कुलपति और महावृद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। कितनी झंझट है, अब मुझे भी साथ चलना पड़ेगा। पांचवें एल्डर ने बड़बड़ाते हुए बाघ गोलेम के पिछले हिस्से पर धीरे से थपथपाया, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्राचीन ज्वाला कबीले के पुराने प्रवर्तक और अरोरा को ले जा रहा फायरबर्ड एस्टोनिया शहर से दूर उड़ गया और उसे बहुत पीछे छोड़ गया।
लेकिन ऑरोरा खुद को शहर की ओर पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं सकी और गॉर्डन नामक छोटे कबीले के साथ बिताए अपने अनुभवों को याद करने लगी। शुरू में वह उन्हें नीची समझती थी, लेकिन उनके बीच रहने और ग्रैंड एल्डर द्वारा रहने की अनुमति मिलने के बाद उसे अपनेपन की भावना का एहसास हुआ। वह उन दोनों के बीच साझा की गई करुणा को संजोकर रखती थी, एक ऐसी भावना जिसे उसने अपने भाई के साथ हुई घटना के बाद अपने गौरवशाली प्राचीन ब्लेज कबीले में कभी महसूस नहीं किया था। ये बात उल्लेखनीय थी कि छोटा कबीला अपने प्रत्येक सदस्य की देखभाल और सुरक्षा कैसे करता था, एक ऐसी भावना जिसे प्राचीन कबीले, जो इतने लंबे समय से अस्तित्व में थे, अपने लंबे इतिहास के बावजूद भी नहीं समझ सकते थे। अगर मेरी कोई हरकत अनुचित लगी हो तो मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ, मैं बस पुराने गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा था। आप वह व्यक्ति हैं जिसकी रक्षा करना कबीले की इच्छा है, और अगर आप ब्लेज क्लैन के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बूढ़े एनफोर्सर ने अपनी श्रेष्ठ शक्ति के बावजूद सम्मानपूर्वक झुकते हुए अरोरा को एक बार फिर सब कुछ समझाया। दादाजी साइलस, मैं समझती हूँ कि आप सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने उस कबीले के साथ व्यवहार किया जिसने मेरी देखभाल की, वह अनुचित था। लेकिन अब वह बात पुरानी हो चुकी है। मुझे बताओ, अगर कबीले ने सचमुच मुझे ढूंढ लिया था, तो मुझे वापस लाने के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों भेजा गया? ऑरोरा ने अपने कबीले के तौर तरीकों से वाकिफ होते हुए पूछा। इस तथ्य से कि उसके कबीले ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया था, ये संकेत मिलता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी भी ऐसा ही कर सकते थे। कबीले ने कभी भी उस युवा पीढ़ी के जीवन को खतरे में नहीं डाला जिसकी वे रक्षा करना चाहते थे, फिर भी केवल बुजुर्ग एनफोर्सर साइलस ही उसे लेने आया था, जो उनके सामान्य प्रोटोकॉल से हटकर था। खैर, मैं इस इलाके के करीब था। पुराने सरदार ने अलग अलग टीमों में अलग अलग गुंडों को तैनात किया था ताकि वे ज्यादा इलाका कवर कर सकें। चूंकि तुम्हारा पता लगाना मुश्किल था, इसलिए प्रतिद्वंद्वियों को तुम्हारे ठिकाने की खबर मिलने से पहले तुम्हें ढूंढने का यही सबसे तेज तरीका था, साइलस ने समझाया। तो जब उन्हें पता चला कि तुमने राक्षसों की लहर का सामना किया है, तो उन्होंने तुम्हें जल्दी से बाहर निकालने के लिए आसपास के सभी सुरक्षाकर्मियों से संपर्क किया। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही नए सुरक्षाकर्मियों को देखेंगे, साइलस ने मासूम सी मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया। सावधान रहो, अरोरा चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तलवार जैसी रोशनी उनकी ओर तेजी से बढ़ती हुई आई। पीछे मुड़े बिना ही ओल्ड एनफोर्सर ने तुरंत एक रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग किया। लेस दैन उच्च स्तरीय मंत्र, इन्फर्नो वेल ग्रेटर दैन। आग की एक विशाल लाल लपट उठी और उसने साइलस और अरोरा दोनों को घेर लिया, लेकिन अचानक उन्हें एक खिलखिलाहट सुनाई दी। बिल्कुल सटीक। उस आवाज को सुनने के बाद साइलस को अचानक एक बुरा एहसास हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा बनाए गए नरक के पर्दे के खिलाफ कोई ताकत नहीं थी। अरे यार, हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? हम प्राचीन ब्लेज कबीले से हैं। उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। साइलस ने ब्लेज कबीले का नाम लेकर हमला करने वालों को डराने की कोशिश की, क्योंकि यह तरीका हमेशा काम करता था, क्योंकि बहुत कम कबीले प्राचीन ब्लेज से पंगा लेते थे। लेकिन अगले ही पल उसने उन्हें ले जा रहे अग्निपक्षी की चीख सुनी और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जिस हमले से उसने बचाव किया था, वह वास्तव में उनके लिए नहीं बल्कि उन्हें ले जा रहे राक्षसी अग्निपक्षी के लिए था। यह भी स्पष्ट था कि हमलावर उसके बारे में काफी कुछ जानता था। ऐसा लग रहा था मानो वे भविष्यवाणी कर रहे थे कि वह खुद को और अरोरा दोनों को ढकने के लिए नरक के आवरण का उपयोग करेगा, लेकिन आवरण ने उनके आसपास क्या हो रहा है ये देखना असंभव बना दिया, जो एक रक्षात्मक क्षमता के रूप में और दुश्मन को अगले हमले के प्रकार के बारे में भ्रमित करने के तरीके के रूप में काम करता था। इन्फर्नो वेल एक विशिष्ट रक्षात्मक रणनीति जिसे साइलस ने ब्लड मून युद्ध के दौरान कई बार इस्तेमाल किया था, काफी प्रसिद्ध थी। लेकिन उत्तरी राज्य के बाहरी शहरों में किसी के लिए उसकी खास चाल को जानना, ऐसा लगने लगा मानो उन्होंने उन्हें यहां रोकने के लिए काफी प्रयास और योजना बनाई थी और इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने परिवहन का इस्तेमाल किया। अन्यथा जब पक्षी घूंघट से ढका हुआ था तब वे उस पर हमला नहीं करते। छवि, छोटी बच्ची, जब ये पर्दा हटेगा तो मैं चाहता हूं कि तुम यह अंगूठी लो, इसके अंदर छिपी शक्ति को बुलाओ, और अगर तुम्हें लगे कि हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो जल्दी से भाग जाओ। मुझे इस बारे में कुछ बुरा आभास हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन दूसरे प्रवर्तकों से मिलोगी जिन्हें तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है, साइलस ने कहा और उसने एक अंगूठी अरोरा के हाथों में थमा दी। नहीं, हम यहाँ से साथ ही चलेंगे दादाजी साइलस। मैं भी आपके साथ लड़ सकती हूँ, अरोरा ने जोर देकर कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो।
ये स्थिति कुछ ज्यादा ही सुनियोजित लग रही है, और जिस तरह से उन्हें मेरे खास मंत्रों के बारे में जानकारी है, उससे पता चलता है कि उनके पास तुम्हारे बारे में और भी जानकारी है, साइलस ने चेतावनी दी। टकराना। जैसे ही पर्दा अपनी अवधि पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, वह अपने आप टूट गया, और साइलस के सामने जो कुछ था उसे देखकर वह बुरी तरह से भ्रमित हो गया। धरती का जादू। धरती का एक विशाल स्तंभ उससे टकराया, जिससे वह गिरते हुए फायरबर्ड के शरीर से दूर जा गिरा, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। दादाजी साइलस। ऑरोरा चीखते हुए साइलस के शरीर की ओर दौड़ी, जो पास के एक पहाड़ की ओर पटक कर चकनाचूर हो गया था। मैंने तुमसे जाने को कहा था। टूटे हुए पहाड़ से एक धधकती लाल रोशनी फूट पड़ी और साइलस अपने स्पिरिट इक्विपमेंट सेट में पूरी तरह से लिपटा हुआ प्रकट हुआ और उसने एक मंत्र पढ़ा। लेस दैन उच्च स्तरीय मंत्र उल्कापिंड ग्रेटर दैन। साइलस ने अपना हाथ नीचे की ओर धकेला और ऐसा लगा मानो उस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण आकाश से किसी चीज को नीचे खींच रहा हो, क्योंकि एक विशाल पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसके किनारे आग की लपटों से घिरे हुए थे। लेस दैन उच्च स्तरीय मंत्र पृथ्वी गुंबद ग्रेटर दैन। काले कपड़ों से ढके 4 आदमी अचानक प्रकट हुए और उन्होंने एक संयुक्त मंत्र का जाप किया, जिससे उनकी माना शक्ति जमीन पर चली गई और उल्कापिंड के गिरने पर उन्हें ढकने के लिए एक विशाल पृथ्वी का गुंबद खड़ा हो गया। हम तुम्हें अपने चेहरे क्यों ढकने हैं? मैं बता सकता हूं कि तुम सब गॉर्डन परिवार के सदस्य हो। मुझे नहीं पता कि तुम नाटक क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। साइलस ने उल्कापिंड के तेजी से नीचे उतरने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को और अधिक केंद्रित करते हुए कहा। धमाका। चकनाचूर। अंततः उल्कापिंड जमीन पर गिरा और पृथ्वी का गुंबद भी जादूगरों को हमले से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इसने उन्हें दूर फेंक दिया। बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अभी मरे नहीं हो, साइलस ने कहा, जबकि अरोरा उसके पीछे ही खड़ी रही, जो हो रही सभी घटनाओं से काफी भ्रमित थी। दादाजी साइलस, ये गॉर्डन परिवार का हमला नहीं हो सकता। वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके मुखिया में इतना स्वाभिमान है कि वे किसी पर भी छुपकर हमला नहीं कर सकते, अरोरा ने कहा। जाग जाओ अरोरा, इस क्षेत्र में कोई और कबीला ऐसा नहीं है जो 4 उच्च श्रेणी के पृथ्वी जादूगरों को इकट्ठा करने की क्षमता रखता हो। उच्चतर कबीले हमेशा से मानते थे कि वे अपनी शक्तियों को छिपा रहे हैं, साइलस ने समझाया। novelfire.com पर कहानियां देखें। और इसीलिए कबीले ने कभी उनसे निपटना नहीं चाहा, लेकिन सबूत हमारे सामने ही हैं, साइलस ने निष्कर्ष निकाला। साइलस ने अरोरा की ओर मुड़ा और अपनी आत्मा कवच की कमर पर रखी हुई ज्वालामयी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप यही विचार लेकर आएं। चूंकि आप ऐसा विचार लेकर आ सकते हैं, इसका मतलब है कि जो अन्य लोग इसकी जांच करने आएंगे, वे भी इसी तरह सोचेंगे। अब बस तुम्हें मारना ही बाकी है। साइलस ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि कोई ठीक उसी पहाड़ पर था जहां से वह अभी अभी निकला था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस व्यक्ति को जानता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। तुम हो कौन? अरोरा ने कहा। छी, मुझे बुरा लगा। खैर, आप कुल की राजकुमारी हैं, इसलिए शायद आपको उस व्यक्ति के बारे में पता न हो जो आपके कुल के गंदे काम करता है, लेकिन आपको मुझे तो जानना ही चाहिए, है ना मास्टर साइलस? मुझे याद है तुम फ्रिडाल कबीले के 6ठे मुखिया हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हम पर हमला करने के लिए गॉर्डन कबीले के साथ हाथ मिला रहे हो, साइलस ने क्रोध में आकर कहा। छी, और फिर भी तुम मेरा नाम नहीं जानते, केवल मेरी उपाधि जानते हो। खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि तुम निचले कुलों के हम लोगों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम जानते कि मैं गॉर्डन कबीले के साथ कभी काम नहीं करता। फ्रिडाल कबीले के 6ठे बुजुर्ग ने झुंझलाहट के साथ कहा। ये सब मेरी योजना है तुम सबको मारने की और इसका इल्जाम गॉर्डन परिवार पर लगाने की। 6ठे एल्डर ने अपने बयान का समापन एक बेकाबू और उन्मादपूर्ण हंसी के साथ किया, लेकिन साइलस अभी भी उन्हें भ्रमित होकर देख रहा था, जिससे वह रुक गया। तुम्हें अभी भी मजाक समझ नहीं आया? हाँ, तुमसे निपटना मुश्किल है, बस उसे मार डालो और लड़की को पकड़ लो, 6ठे बुजुर्ग ने आदेश दिया, और उल्कापिंड से बचाव करने वाले चारों जादूगर आखिरकार फिर से हरकत में आ गए। इस बार साइलस उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसे पूरा यकीन था कि वे गॉर्डन परिवार के किसी भी सदस्य नहीं थे। साइलस चारों पृथ्वी जादूगरों की ओर दौड़ा और अपनी जलती हुई तलवार से उन पर वार किया, लेकिन केवल 3 ही अपनी जगह पर डटे रहे और हमले से बचाव करने में कामयाब रहे। इसी बीच जादूगरों में से एक ने उसके हमले को चकमा दिया और अरोरा की ओर बढ़ा,
उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। ऑरोरा की आंखें चमक उठीं और उसने अपने आध्यात्मिक उपकरणों का हिस्सा रहे अपने लाल दस्ताने को बुलाया और पास आ रहे जादूगर पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह चौंक गया। वह पीछे हटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे हटने के उसके प्रयास के बावजूद ऑरोरा की हमले की गति ने उसे चौंका दिया और वह उसके वार से बच नहीं पाया, इसलिए उसने अपने फैले हुए हाथ से उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उसने उसके जबड़े और हाथ पर जोरदार प्रहार किया और उसे दूर फेंक दिया। फ्रिडाल कबीले के छठे बुजुर्ग, जो दूर से लड़ाई को ऐसे देख रहे थे मानो छुट्टी पर हो, बुदबुदाए। छी, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन वे कभी सुनते नहीं। वे अब भी अरोरा की शक्तियों को कमानते हैं। ऑरोरा ने हार नहीं मानी और जादूगर पर अपना अथक हमला जारी रखा, उसे संभलने का मौका दिए बिना लगातार वार करती रही, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। इसी बीच साइलस बाकी 3T8 जादूगरों को रोके हुए अरोरा के स्थान की ओर देखा और महसूस किया कि उसे उसकी सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप हमें बहुत कम आंक रहे हैं, जबकि आप हमसे लड़ने में व्यस्त हैं, इसलिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, तीनों जादूगरों में से एक ने टिप्पणी की। जैसे ही उसे साइलस के बचाव में एक कमजोर बिंदु मिला, उसने घूमते हुए मिट्टी के भाले को सीधे उसकी कमर की ओर फेंक दिया। लेकिन मिट्टी का भाला अंततः अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि वह साइलस के कवच पर गिरते ही बिखर गया। मैं इस तरह लड़ना जारी नहीं रख सकता, अगर यह जारी रहा तो मैं अपनी जान गंवा सकता हूं। अरोरा का सामना कर रहे जादूगर ने हताशा में चिल्लाते हुए एक खतरनाक आभा छोड़ी और अपने शरीर से विभिन्न तलवारों की शक्तियां निकाली। अपनी ओर आती तलवारों के हमले को देखकर अरोरा ने तुरंत अपने सभी आध्यात्मिक उपकरणों को बुला लिया और फिर कभी घमंड दिखाने का मन नहीं किया। जैसे ही उसने अपने शरीर को कवच से ढक लिया, उसने अपने दोनों हाथों को सामने की ओर एक्स आकार में फैलाकर हमलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उसके प्रयासों के बावजूद वह अभी भी तलवार के घावों और चोटों से त्रस्त थी। जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस जगह वह पहले खड़ा था, वह अब धूल और कोहरे से ढकी हुई थी। वह कहाँ गया? उसने सोचते हुए अपना हाथ झटक दिया और कोहरे की ओर एक आग का गोला फेंक दिया। उम्मीद थी कि इससे कोहरा जल्दी छंट जाएगा। उसने आसपास की हलचल को महसूस करने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे केवल एक लंबी तलवार आग के गोले पर वार करती हुई दिखाई दी, जो कोहरे की ओर आ रही थी। जैसे ही आग का गोला कोहरे के पास पहुंचा, तलवार उससे टकरा गई, कोहरा छंट गया और अरोरा ने आखिरकार उस जादूगर को देख लिया जिसका सामना वह कुछ क्षण पहले कर रही थी। अब वह कवच पहने हुए था, एक चमकदार सफेद कवच, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए। उसकी आभा वीरतापूर्ण लग रही थी क्योंकि वह एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी गर्दन चटकाए और उसकी ओर देखा। novelfire.com पर रोमांचक कहानियां खोजें। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा क्योंकि ब्लेज कबीले की युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में कमजोर होती जा रही थी, लेकिन लगता है तुम अपवाद हो। इसलिए मैंने अब चीजों को थोड़ा और गंभीरता से लेने का फैसला किया है, जादूगर ने युद्ध की तैयारी करते हुए कहा। मैं उस कुल चिन्ह को जानता हूं, तुम ब्लेड कुल से हो। मध्य राज्य के जादूगर उत्तरी राज्य में क्या कर रहे हैं? अरोरा के सवाल ने जादूगर को चौंका दिया क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कवच पर बने उसके कबीले के प्रतीक चिन्ह से उसे इतनी आसानी से पहचान लेगी। और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, ब्लेड कबीले के जादूगर ने अपनी तलवार घुमाते हुए जवाब दिया। इस बार पासा पलट गया था। ब्लेड कबीले का जादूगर लगातार हमला कर रहा था जबकि अरोरा उसकी असाधारण तलवारबाजी और उसके चारों ओर घूम रही अनगिनत तलवार ऊर्जा के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इमेज। भयंकर युद्ध के कारण अरोरा के लिए उनके बीच की दूरी कम करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी ज्वाला माना को उसकी असंख्य तलवारची द्वारा पीछे धकेला जा रहा था। इसे उसकी की ऊर्जा के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा था। इसी बीच साइलस का सामना कर रहे तीनों जादूगरों को एहसास हुआ कि उनका भेद खुल गया है और उन्होंने अपने आध्यात्मिक उपकरणों को बुला लिया, जिससे वे अपनी शक्तियों को छिपा नहीं सके। उनमें से प्रत्येक के पास विशिष्ट रूप से निर्मित तलवारें थीं, एक घुमावदार तलवार, एक बड़ी तलवार और एक तेज धार वाली तलवार। ये स्पष्ट था कि ब्लेड कबीले के सदस्य एक या अधिक हथियारों के जन्मजात उस्ताद थे। अपने हथियारों की ची ऊर्जा पर उनका नियंत्रण स्वाभाविक रूप से होता है, जिसने उन्हें जादू की दुनिया में महान तलवारबाज के रूप में प्रगति करने में मदद की, जहां माना ऊर्जा का प्रभुत्व है।
वे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपनी माना ऊर्जा को की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्रतिबंधों को तोड़ते हैं और अधिक शक्तिशाली बनते हैं। परिणामस्वरूप वे कहीं अधिक विनाशकारी और तीव्र तकनीकें अपना सकते हैं, जिससे उनका कबीला जन्मजात योद्धाओं, विशेष रूप से पथ जादूगरों का प्रमुख उदाहरण बन जाता है। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी तत्व का उपयोग करना छोड़ दिया, जादूगरों ने अरोरा और सिलास पर हावी होना शुरू कर दिया। दोनों के प्रयासों के बावजूद उनकी जमकर पिटाई हो रही थी। साइलस, जो तेजी से हताश हो रहा था, ने छठे बुजुर्ग को पुकारा, जो एक पहाड़ की चोटी से देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने मांगा था। तुम ब्लेज कबीले के एक सहायक कबीले हो, भगवान के लिए। साइलस ने विनती करते हुए कहा, ये समझते हुए कि केवल छठे बुजुर्ग के पास ही हस्तक्षेप करने और उन्हें उस गंभीर स्थिति से बचाने की शक्ति थी जिसका वे सामना कर रहे थे। तुम जानना चाहते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इसका जवाब बहुत सरल है। तुम्हारा कबीला चाहता था कि हमारा कबीला तुम्हारे युवा स्वामी अथर्व को मार डाले, और हमने ऐसा करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में हमने उनकी शक्ति का आकलन करने में गलती की, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा कबीला वर्षों से करता आ रहा था, और हम हार गए। उस युद्ध में मैंने अपने बेटे को खो दिया, छठे बुजुर्ग ने समझाया, और मेरे पिता को बंदी बना लिया गया। एक आदमी इससे ज्यादा क्या मांग सकता है? मैं तो बस बदला लेने के लिए और समर्थन चाहता था। लेकिन जब राजधानी ने मेरे कबीले को अपराधी घोषित कर दिया, तो आपके कबीले ने शाही परिवार की वजह से हमारा समर्थन बंद कर दिया और हमसे संबंध तोड़ लिए। आप कहते हैं कि आप अभी चुपचाप रहना चाहते हैं और अथर्व को छोड़कर बाद में मारना चाहते हैं, बड़े ने कड़वाहट से भरी आवाज में कहा। वह लड़का तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैंने उसे अभी नहीं मारा तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना ही होगा। अभी बात करते करते ही नहीं, मेरे पास उसे मारने की योजना बन चुकी है, और मैं तुम्हारे कबीले का इंतजार नहीं करूंगा जिसने मेरे कबीले से किए गए अपने वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है। छठे बुजुर्ग ने अरोरा के बीच में टोकने से पहले घोषणा की। नहीं, अरोरा ने भावुक होकर चिल्लाया, अपनी सारी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि अभी तुम खतरे में हो। मुझे पता है तुम्हारा कबीला गॉर्डन कबीले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए मुझे उन्हें भी कोई वजह देनी होगी। तुम्हें मारकर और तुम्हारे शव को यहाँ इस सबूत के साथ फेंक देना कि गॉर्डन कबीले ने तुम्हें मारा है, ब्लेज कबीले को भड़का देगा, बुजुर्ग ने समझाया। और जब उन्हें अरोरा का शव नहीं मिलेगा, तो वे सोचेंगे कि उन्होंने उसका अपहरण कर लिया है। आखिरकार अरोरा के तुम्हारे साथ जाने से पहले तुम्हारा और कुलपिता का झगड़ा हुआ था। जब तुम्हारे कनिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, तो वे मान लेंगे कि वास्तव में गॉर्डन कबीले ने तुम्हें गुप्त रूप से मार डाला है, क्योंकि वे कुछ खास कारणों से अरोरा को अपने कबीले से बाहर नहीं जाने देना चाहते, छठे बुजुर्ग ने निष्कर्ष निकाला। साइलस ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसके सामने खड़े इस जादूगर के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। कई घावों के बावजूद तीनों जादूगरों से लड़ते हुए उसने छठे बुजुर्ग के बयानों को भी सुना। अपना काम पूरा करने के बाद मेरे इरादे स्पष्ट हो जाएंगे। मैं ब्लेज कबीले के हाथों गॉर्डन कबीले को नष्ट करना चाहता हूं, बस तुम मेरे लिए केवल एक बलि का टुकड़ा हो। जहां तक अरोरा की बात है, चिंता मत करो, मेरे आदेश का पालन करने के बाद मैं उसे तुम्हारे कबीले को लौटा दूंगा, छठे एल्डर ने अपने भयावह इरादे का खुलासा करते हुए घोषणा की। छोटी लड़की, तुम्हें अभी तुरंत यहां से निकलना होगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा। अगर तुम भागने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हें मदद मिल सकती है। सौभाग्य से तुम्हारे कबीले ने तुम्हें लेने के लिए कुछ और गुंडे भी भेजे हैं। novelfire.com पर नए रोमांच का आनंद लें। साइलस ने सावधानी को दरकिनार करते हुए और ब्लेड मैजेस को रोकने की उम्मीद में और भी विनाशकारी हमले करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को खर्च करना शुरू कर दिया। ब्लेड कबीले के जादूगर शुद्ध रक्त वाले युद्ध पथ के जादूगर थे, जो हमेशा युद्ध कौशल में निपुण थे। इस कबीले के जादूगरों का सामना करते समय या तो आप पूरी ताकत से लड़ें या फिर लड़ाई शुरू ही न करें, क्योंकि वे सभी युद्ध के दीवाने थे। क्योंकि साइलस अपने काम के प्रति वफादार था, इसलिए वह अरोरा को खतरे से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसीलिए वह अपनी जीवन शक्ति को इस कदर खर्च कर रहा था ताकि उसे बचने का रास्ता मिल सके। नहीं दादाजी साइलस, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अरोरा ने बहस करते हुए उस जादूगरनी के साथ फिर से लड़ाई में कूद पड़ी जिससे वह लड़ रही थी। जादूगर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी तलवार उठाए और उसकी ओर झपटा, दो तेज वार किए और तलवार की रोशनी अरोरा की ओर उड़ गई, जिसका जवाब उसने दिया।
उसने 2 बार हाथ आगे बढ़ाया और 2 विशाल ज्वालामयी मुंह के उसकी ओर बढ़ती हुई 2 तलवारों की ओर भेजे। दोनों हमले हवा में एक दूसरे को बेअसर कर गए और अरोरा ने गिनती की कि उसे उसके करीब पहुंचने के लिए कितने और कदम उठाने होंगे। जैसे ही वह अपने पसंदीदा आक्रमण और कॉम्बो अटैक करने की सही रेंज के करीब पहुंच रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो सीधे उससे कही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति उसके बगल में ही हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत दूर भी हो। उसकी सलाह मानो और भाग जाओ, आवाज ने कहा, और अरोरा हैरान होकर पीछे हट गई। उसने ब्लेड कबीले के जादूगर पर वैसे हमला नहीं किया जैसा उसने शुरू में सोचा था। ब्लेड कबीले की जादूगरनी भी इस बात से काफी हैरान थी कि उसने उस पर वार करने का इतना अच्छा मौका कैसे गंवा दिया। पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ एक छलावा कर रही है, लेकिन जब उसने अपनी विशाल तलवार को रक्षात्मक मुद्रा में उठाया और देखा कि उसने कोई हरकत नहीं की, तो उसे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसने अरोरा को घूर कर देखा। आश्चर्यचकित होने का नाटक मत करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई तुम्हारे झगड़ों में दखल दे रहा है। ये मैं हूं, अरोरा। कहीं तुम मेरी आवाज इतनी जल्दी तो नहीं भूल गई? दरअसल मैं हूं सैमुअल, गॉर्डन कबीले का मुखिया। सौभाग्य से हम आपका पीछा कर रहे थे, आवाज जारी रही। और इसी तरह हमें पता चला कि आप पर हमला हो रहा है। कृपया अभी के अभी अपने अंगरक्षक की योजना के अनुसार चलें और चिंता न करें, हम उसे बचा लेंगे। वह आवाज एक बार फिर उसके मन में गूंजी और उसे पूरा यकीन था कि यह सैमुअल गॉर्डन्स की आवाज थी, जिसे आमतौर पर ग्रैंड एल्डर कहा जाता था। तुम्हें कितना यकीन है कि तुम दादाजी साइलेस को बचा पाओगे? अरोरा ने सोचा। वह बात नहीं करना चाहती थी और ब्लेड कबीले के जादूगरों को सतर्क नहीं करना चाहती थी, प्रार्थना कर रही थी कि शायद ग्रैंड उसके विचारों को भी पढ़ सके। चिंता मत करो, हमें 70% यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे, तुम्हें बस भागना है और ऐसा दिखाना है कि तुम उसे बिना किसी मदद के छोड़कर जा रही हो, आवाज ने उसे आश्वस्त किया। ग्रैंड एल्डर ने उसके दिमाग में एक और आवाज भेजी, जिससे वह बुरी तरह चौंक गई क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसके विचारों को पढ़ सकता है। मैं तुम्हारे विचारों को नहीं पढ़ रहा था, हम असल में तुम्हारे मन के भीतर संवाद कर रहे थे। चूंकि तुमने मुझे अंदर आने दिया, इसलिए मैं तुम्हारे मेरे लिए निर्देशित विचारों को समझ सका, लेकिन मैं और कुछ नहीं समझ सकता, ग्रैंड एल्डर ने अरोरा से एक और विचार प्राप्त करते हुए समझाया। अपनी सभी वांछित बातों की पुष्टि करने के बाद अरोरा ने एक विशाल अग्निगोला फेंका और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से भेजा, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए विचलित हो गया, जबकि वह हवा में उछली और भाग निकली। चिंता मत करो दादाजी साइलेस, इसकी सजा जरूर मिलेगी, अरोरा चिल्लाए और युद्ध के मैदान से गायब हो गई, जिससे फ्रिडाल कबीले के छठे बुजुर्ग भी काफी हैरान रह गए। इमेज। उसने आज यहाँ होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचा था और यहाँ तक कि उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना भी बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर अरोरा ब्लेज युद्ध के मैदान में अपने एक साथी को छोड़ देगी। अरे यार, मेरे साथ आओ, चलो उसे पकड़ते हैं। इस बार मजाक करना बंद करो। छठे एल्डर की आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि वह और उसके साथ लड़ रहा दूसरा जादूगर दोनों ही उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े और उसे पकड़ना उनका लक्ष्य बन गया था। उसके जैसी किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक था, खासकर तब जब उसने अभी अभी उनकी सारी योजनाएं सुन ली थीं। बैंग। साइलेस दूर जा गिरा और जमीन पर लुढ़कता रहा, जब तक कि उसने अपनी जलती हुई तलवार का इस्तेमाल करके खुद को नहीं रोका। वह अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करते करते थक चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत दर्द हुआ। साइलेस ने उस जादूगर की तारीफ की जिसने उस पर हमला किया था, जबकि वह उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब तुम्हें कौन बचाएगा? कुछ मिनट पहले तक तो तुम बड़े घमंड से भरे हुए थे, अब हमें अपना साहस दिखाओ। एक अन्य जादूगर ने मुस्कुराते हुए साइलेस की ओर देखा, जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी कीड़े को देख रहे हों। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, उनमें से एक ने कहा। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि गॉर्डन कबीले का चोला पहने 3 जादूगर उनकी ओर आ रहे हैं। मुझे खेद है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। आखिरकार आप हमें ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में खड़े ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ब्लेड कबीले के जादूगर भी भ्रमित हो गए कि क्या वे सचमुच एक दूसरे पर मुस्कुराने की स्थिति में थे। अच्छा, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि गॉर्डन कबीले के 2-3 और जादूगरों को मार दिया जाए और उनके शवों को यहीं उसके पास छोड़ दिया जाए।
इससे हमें ब्लेज कबीले को गॉर्डन कबीले पर हमला करने के लिए उकसाने का बेहतर मौका मिलेगा, जादूगरों में से एक ने कहा और वह प्रकट हुए गॉर्डन के बुजुर्गों की ओर दौड़ पड़ा। उनके पास गॉर्डन परिवार के सभी बुजुर्गों के बारे में जानकारी थी और वे जानते थे कि उनमें से किसी के पास भी आत्मा कवच नहीं था, केवल सामान्य कवच ही बनाए जा रहे थे। हालांकि वे भी अच्छे थे, लेकिन वे कभी भी स्पिरिट आर्मर की बराबरी नहीं कर सकते थे, और यही बात ब्लेड मैजिस के आत्मविश्वास को बढ़ाती थी कि वे उनसे जल्दी निपट ले। गॉर्डन कबीले के चौथे बुजुर्ग चुपचाप आगे की ओर चले गए। उसकी ओर दौड़ते हुए जादूगर को देखकर उसके चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। ब्लेड कबीले से मुझे हमेशा नफरत रही है क्योंकि उन्होंने मेरी प्रेमिका को मुझसे छीन लिया। आज से मैं उस अपमान को मिटाने की शुरुआत करूंगा। चौथे एल्डर ने अपनी स्पेस रिंग से अपना भाला निकालते हुए कहा और जमीन से विशाल जड़ें उगने लगीं, जिनसे एक विशाल लकड़ी का गोलेम बन गया। शक्ति के ऐसे प्रदर्शन ने उसकी ओर दौड़ रहे जादूगर को थोड़ा हिला दिया, लेकिन अपने कम आंकलन के कारण उसने फिर भी अपनी तलवार को घुमाते हुए तलवार की ऊर्जा को बाहर निकाला। इसके जवाब में चौथा बुजुर्ग, जो अभी भी एक एक कदम करके चल रहा था, ने बस अपने भाले को अपने सामने घुमाया और तलवार की रोशनी अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो गई। मेरी अगली चाल को रोकने के लिए तुम्हें इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लेड मेज ने दहाड़ते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई और उसकी घुमावदार तलवार एक प्रकार के नीले रंग के तरल प्रकाश से ढक गई। जैसे ही उसने चौथे बुजुर्ग पर प्रहार किया, उसने लकड़ी के गोलेम पर नजर रखी, कहीं वह उस पर हमला न कर दे। लेकिन अंत में उसे राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि 7 फुट लंबे गोलेम का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। आह! जादूगर चिल्लाया जब उसका हथियार अंततः चौथे एल्डर के भाले से टकराया, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था क्योंकि उसने पहली बार उत्तरी राज्य में किसी को अपने हथियार पर उसी नीले रंग के तरल प्रकाश से लिपटा हुआ देखा था जो उसके अपने हथियार पर था। उसे पता चला कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाला ठीक उसकी तलवार के कमजोर बिंदु पर लगा था। कि ऊर्जा का उपयोग करना जानने वाले तुम अकेले नहीं हो मेरे मित्र, तुम्हारे कबीले द्वारा मुझे पहुंचाए गए अपमान से मैंने बहुत कुछ सीखा है। चौथे बुजुर्ग ने कुशलतापूर्वक अपना भाला घुमाते हुए कहा और भाले के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके ब्लेड कबीले के जादूगर को पीछे की ओर धकेल दिया, फिर एक मुद्रा बनाकर अपना भाला आगे की ओर घुसा दिया। इमेज लेस देन भाला एक ड्रैगन का आगमन ग्रेटर देन, चौथे बुजुर्ग ने घोषणा की। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसके पीछे एक विशाल हरा अजगर प्रकट हुआ और उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे चौथे एल्डर के विरोधियों की ओर कई झटकेदार हमले हुए, जिन्होंने मन ही मन गालियां दी। क्या हमारे सारे मुखबिर पागल हो गए हैं? उन्होंने कहा था कि गॉर्डन परिवार हानि रहित है और केवल मुखिया से ही सावधान रहना चाहिए, लेकिन इस कमीने ने तो पहले ही एक की तकनीक बना ली है। तलवारबाज चिल्लाया और खुद का बचाव करने के लिए अपनी तलवार से वार किया। लेस देन ब्लेड का गुप्त कौशल तलवार का अवरोहन ग्रेटर देन। जादूगर ने तुरंत अपनी की तकनीक से जवाबी कार्रवाई की क्योंकि की तकनीक के खिलाफ किसी अन्य चाल या मंत्र का प्रयोग करना अत्यंत व्यर्थ होगा। अपने साथी को खतरे में देखकर साइलेस की रखवाली कर रहे दोनों जादूगर इंतजार करते करते थक गए। उन सभी को लगा कि वह तीनों जादूगरों का सामना करने के लिए काफी है, लेकिन एक का सामना करते समय ही वह खतरे में पड़ गया था। जाओ उसका समर्थन करो, वह कुलपति के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली जादूगर हो सकता है। हमारा सूचना विभाग इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। वे उसे किसी तरह चूक गए होंगे। नेता ने दूसरे जादूगर को सहायता करने का निर्देश दिया, लेकिन जैसे ही जादूगर अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ा, उसे एक विशालकाय गोलेम बाघ की पीठ पर बैठे एक भारी भरकम व्यक्ति ने रोक दिया। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं 5वां एल्डर हूं और मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको अपने भाई की लड़ाई में बाधा डालने की अनुमति नहीं दे सकता। 5वें एल्डर ने आलस्य से अपने विशाल पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? जादूगर ने गुस्से में कहा और उनकी ओर नीचे देखा। उसने अपनी तलवार आगे की ओर चलाई और 5वें बुजुर्ग ने एक गोल गेंद आगे की ओर फेंकी, जो हवा में ही रूपांतरित हो गई, और उसी गोल गेंद से पहले एक रोएदार हाथ प्रकट हुआ और उसने तलवार को पकड़ लिया। मुझे मुलाकात दो, 5वें बुजुर्ग के अधीन बाघ ने अंततः एक शब्द कहा। वाह, मुझे लगता है कि मेरे इसे पेश करने के बाद से इसने पहला शब्द बोला है। खैर, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्पष्ट रूप से एक कुलीन गोलेम है।